अनकही असद अली तूर के साथ। इस फील्ड में आने से पहले दौराने अपनी तालीम आप कुछ मुख्तलिफ ख्वाब देखती थीं, कुछ मुख्तलिफ अपनी आप समझती थी कि आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री होगी। वो लोग नहीं रहे। टीवी चैनल्स की का वो एक तर्ज भी तब्दील हो गया, क्योंकि आपको पता है ओनरशिप चैनल्स की जो है वो बहुत सारे रियल एस्टेट के लोगों के पास भी एक दौर में ये माइंडसेट थी कि हुकूमतों को प्रेशराइज करने के लिए कहा जाता था कि अखबारात या टीवी चैनल बनाए जाते हैं, और या फिर अब किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, अब मुझे लगता है ताकतवर हलकों को ऑब्लाइज करके अपने नंबर बनाने के लिए उनके आगे एक साइड बिजनेस के तौर पे मीडिया को चलाया जाता है, मीडिया चैनल खरीद लिया जाता है। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी टाइकून्स अब टीवी चैनल्स खरीद रहे हम्म, हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रहे हम्म, हैं, और उन सब का बयानिया वो है जो रियासती बयानिया है। तो ऐसा लगता है कि वो रियासत को ओब्लाइज करने के लिए, रियासत से मुराद है इदारों को मुख्तलिफ बिल्कुल को हो ओब्लाइज करने के लिए, बिल्कुल। वो ऐसे चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं जो लोग अब सर्वाइव कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में। वो पूछ रहा हूँ कि कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कि क्या बिल्कुल अब न्यूट्रल या बिल्कुल खामोश या बिल्कुल एक रियासत वाली पोजीशन है। बहुत सारे लोग ये नाम तो उनका इस्तेमाल करते हैं, टीवी चैनल्स इदारों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को चैनल से फायर भी कर रहे हैं, ये भी हमने देखा है। ओके। इसके अलावा बहुत से सहाफ़ी भी इस तरीके से टीवी पर आकर बात करते हैं कि जैसे उनको कल ही बैठकर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं या ब्रीफिंग दी है। मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर चंद एक लोग होंगे ऐसे जिनको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती हो। पाकिस्तान का तमाम मीडिया, मतलब हमेशा से मीडिया गवर्नमेंट्स का क्रिटिक होता है। हम्म। ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि मीडिया अपोजिशन का क्रिटिक है। वो कहते हैं सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी, वो पहले भी बहुत कम लोगों के अंदर थी, लेकिन कुछ लोगों के जो आसाब हैं, जो कैरेक्टर हैं, मेरी नज़र में वो भी बहुत एक्सपोज हुए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कुछ लोगों को हमने बहुत एक तरह से रिलीजियसली फॉलो किया एज जर्नलिस्ट, उनकी कही हुई बात को हमने पत्थर पे लकीर समझा। आज उनकी जो शख्सियत का ये पहलू हमारे सामने आया है कि वो अपना जो ग्रीवेंसेस हैं किसी के साथ, वो खार जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में, वो भुला नहीं पाते, और ये सहाफ़ी का किरदार नहीं होना चाहिए। एक ऐसा आपने शक्ल बना दी है मीडिया की कि कोई इंसान बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी वजह से लूज़ कर गया है। जब वो देखते हैं कि आप एंकर की चेहरा देखकर जब असद ये बता दिया जाए कि इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि क्यों जर्नलिज्म है, डिसअपॉइंट हुए वो आके? डिसअपॉइंट इसलिए हुआ कि अगर हर महीना आपको अपनी तनख्वाह मांगनी पड़े, हर महीने आपको ये कहना पड़े कि आप तनख्वाह कब देंगे, मालकान तनख्वाह नहीं देते। कोई रूल्स ही नहीं है टीवी चैनल्स के अंदर सैलरीज के हवाले से। और ये मैं बड़े बड़े चैनल्स का भी आपको बता रही हूँ, मैं पाकिस्तान के एक लीडिंग चैनल में ऐसे वक्त में काम करती थी जो उनसे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कमा सकता होगा। उस वक्त भी बड़ा 2-3 महीने का डिले हुआ करता था। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानती होंगी जो हमारे बाद आए हैं इस प्रोफेशन में, आपके भी बाद में आए हम्म, हैं। ठीक है। और वो फार्म हाउसेस, गाड़ियों के मॉडल बदल रहे हैं, हम्म, उनका स्टेटस बदल रहा है। आए वो 70 पर यूनाइटेड की 70 थी उनके पास, और आज वो हम्म। फार्म हाउसेस हैं। अब तो लोग बड़े हैरान होते हैं, हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पॉलिटिशियन से मुझे मिलके कोई ख़बर डिस्कस करनी है, या कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ वगैरह, आप जानते हैं कि हम सहाफ़ी जो है हर किसी से बातचीत करके उनके ख़यालात जानते हैं अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, तो मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि वो मेरी कॉफ़ी का बिल पे करें। 2018 का भी इलेक्शन आपने देखा, आप मीडिया का हिस्सा थी। 8 फरवरी का भी आपने देखा, आप मीडिया का हिस्सा थी। कौन सा इलेक्शन रिपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल था? बैठ के निशान वाला मामला था पीटीआई का। ये मैं समझती हूँ कि हमारी तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद किस्म की सिचुएशन थी। इसके बावजूद पाकिस्तान के लोग जो हैं वो निकले, जो ख़ासकर जो पीटीआई के सब वोटर्स थे, उन्होंने अपने रैंडम जो इंतखाबी निशान है उनको ढूंढ ढूंढ के उनको याद रखना और उनको मोहर लगाना, इसने एक उम्मीद तो हमारे अंदर पैदा की कि पाकिस्तान के अंदर लोग वोट देने में इतनी दिलचस्पी भी रखते हैं अगर उनकी पसंद की पार्टी और लीडर हो। और ये जाहिर करता है कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग और हमारी आइडियल डेमोक्रेसी होने का। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में। और आज हम जो मेहमान हैं हमारे साथ, वो बड़ी खुसूसी मेहमान हैं। अब्सा कोमल हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, आप इनके शोज़ देखते हैं। और इनको बुलाने का जो एक ख़ास मकसद था वो ये भी था कि मैं अब्सा को बहुत तकरीबन अब
12-14 साल से जानता हूँ और अब्सा की पर्सनैलिटी की एक चीज़ जो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा मैं एडमायर करता हूँ वो ये है कि अब्सा की पर्सनैलिटी बहुत ठहराव है, बहुत तहम्मुल है, कभी एक्सट्रीम पोजीशंस नहीं लेती। मैंने अब्सा को कभी उस तरह से गुस्से में नहीं देखा, लेकिन उसके अलावा जो पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ हैं, उन पर हमेशा मैंने देखा है कि अब्सा ने करेक्ट पोजीशन ली है। तो मैंने कहा आज ज़रा पूछते हैं अब्सा से उनकी पोजीशंस के बारे में। इसके अलावा जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किस किस्म की सेंसरशिप और दबाव का शिकार है, क्योंकि अब्सा मेन स्ट्रीम में काम कर रही हैं, एक प्राइम टाइम शो की होस्ट हैं 10 पीएम के। और इसी तरह से जो डिजिटल मीडिया है, उसके राइज़ को अब्सा कैसे देखती हैं, यूथ को कैसे देखती हैं? खुद अब्सा खुद भी यूथ में ही आती हैं। तो वो क्योंकि इनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, हम ज़रा उसको पूछेंगे कि यूथ कैसे देखती है आज के पाकिस्तान को? जबकि इसके अलावा किस किस्म के दबाव का सामना रहता है, रेड लाइन्स अब पाकिस्तानी मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए क्या हैं? इस सब पर बात करेंगे। इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर पर भी और अपोज़िशन के दौर में भी सहाफ़त करना कितना मुश्किल और कितना आसान हुआ है या मज़ीद मुश्किल हुआ है। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, सबकी सियासत पर बात करेंगे कि अब्सा एक यंग और लेकिन एक मैच्योर एंकर के तौर पर, सहाफ़ी के तौर पर इस सब को कैसे देखती हैं और एक इसकी सोशल साइड को कैसे देखती हैं? अब साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, सॉरी मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। मुझे ज़रा बताइए, जब आप आईं इस प्रोफ़ेशन में, जर्नलिज़्म में, आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? आप डायरेक्ट टीवी स्क्रीन पर आईं या इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप रेडियो पर भी थीं? और क्या यही था ड्रीम जो आज आप हैं या कुछ मुख्तलिफ थे? अस्सलाम वालेकुम असद, आपको और आपके तमाम देखने वालों को और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। बहुत जल्द आपका ये जो पॉडकास्ट है अभी शुरू हुआ कुछ अर्सा पहले और बहुत पॉपुलर हो गया है, तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद होना। देखिए, मैंने अपना जो करियर का आगाज़ है वो एक तरह से आपके सामने ही किया। हमने जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का करियर है, मेरे पहले प्रोड्यूसर आप थे। उस वक्त मैं न्यूज़ एंकर थी और जो हमारा एक प्रोग्राम भी हुआ करता था उसमें आप एज़ अ प्रोड्यूसर हमारे साथ काम कर आपके साथ हमने काम किया। लेकिन मैंने अपना बुनियादी तौर पर करियर में एक प्रोसेस के तहत मीडिया में आई हूँ। आई वाज़ ऑन रेडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट चैनल्स के अंदर जो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी, तो वहाँ पर भी मैंने काम किया है। सो आई थिंक प्रीटी मच कुछ थोड़ा बहुत अखबारों के साथ भी काम करने का मौका मिला। मेनली मेरा जो रहा है करियर वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहा, जिसमें आपके देखने वाले जानते होंगे कि मैंने ख़बरें पढ़ी बहुत अरसा जियो पर, जिसकी वजह से हम आम तौर पे जाने जाते हैं। एनालिसिस बेस्ड एक प्रोग्राम किया तकरीबन 6-7 साल पहले मैंने अपना करंट अफेयर शो स्टार्ट किया। आपने मुझे नौजवान कहा है, ज़्यादातर लोग मुझे नौजवान नहीं मानते क्योंकि वो मुझे बहुत सालों से टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन आप गालिबन ये बात जानते हैं कि आई स्टार्टेड एट अ यंग एज। सो शायद आज भी आपकी जो नौजवानों की कैटेगरी में आप काउंट करते हैं उसमें हम आ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो दैट्स प्रीटी मच जो मेरा करियर जर्नी है बेसिकली जो आपने मुझे पूछा था, वो फ्रॉम रेडियो टू मेन स्ट्रीम प्राइवेट टीवी चैनल्स इन पाकिस्तान। दैट इज़ फाइन। आपके वो कई दफ़ा मिजाज का भी एक हिस्सा होता है, एंड हम्म। आई जो मैंने शुरू में ही आपके बारे में कहा कि आई थिंक आप बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाज हैं। बहुत ज़्यादा आप में ठहराव है आपकी पर्सनैलिटी में, जिसको मैं एडमायर भी करता हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को इसलिए एडमायर करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ। तो मुझे होता है कि यार ऐसा अगर इंसान हो तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं वो यही जानता हूँ, लेकिन ये जो जर्नी थी आज जहाँ पर आप माशाल्लाह एक प्राइम टाइम शो को होस्ट कर रही हैं, यही आपका था एम, यही ख्वाब थे, या आप जब इस फील्ड में आने से पहले दौराने अपनी तालीम आप कुछ मुख्तलिफ ख्वाब देखती थीं, कुछ मुख्तलिफ अपनी आप समझती थी कि आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री होगी? मीडिया में आने का मुझे शौक़ था। फिर जब मैंने पॉलिटिक्स में भी थोड़ा दिलचस्पी हुई और करंट अफेयर्स में, लेकिन हाँ उसके बाद एक माइंडसेट था जब मीडिया में आए, अगेन आप जैसे लोगों का जो मैंने जिक्र किया हमने देखा, तो फिर ख्वाब मेरे बहुत मुख्तलिफ डेवलप हुए। फिर मेरे अंदर ये एम्बिशन आया कि आई शुड गेट माई ओन शो वन डे। और लेकिन ये है कि उनमें से बहुत सारे ख्वाब टूटे भी। हमने देखा कि वो एडिटर्स हैं जो लोगों को चुनते हैं कि किसके अंदर क्या स्पेशलिटी है। आपकी तरह के जो एग्रेसिव लोग हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि आप गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन एग्रेशन भी सहाफ़ी की पर्सनालिटी का एक हिस्सा होता है और इसको बड़ा चेरिश किया जाता है दुनिया भर में। और पहले भी पाकिस्तान के जो टीवी मीडिया से मुंसलिक भी और अखबारात के साथ मुंसलिक सहाफ़ी थे,
उनमें जो एग्रेसिव होता था उसकी एक अपनी फ़ैन बेस होती थी, उसके लिए एक अपनी न्यूज़ रूम के अंदर एक जगह होती थी, उसकी एक खसूसियत के तौर पे इसको गिना जाता था कि ये बड़ा सख्त गिर जर्नलिस्ट है, बड़े सख्त सवालात पूछता है। इसी तरह बाहर भी इंटरनेशनली तो फॉर्मेट हैं इस तरह के टॉक शोज़ के, जैसा कि BBC हार्ट टॉक, जी बिल्कुल। स्टीफन सैकर सख्त सवालात करते हैं, उनके लिए एक फॉर्मेट दरियाफ्त हुआ। उसके बाद भी जो उनको के लिए के बाद भी जो एंकर्स उसको होस्ट करते हैं उनका एक सख्त तबीयत होती है। इसी तरह जो सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं उनके लिए भी एक स्पेसिफिक जगह होती है। जैसा पाकिस्तान में मिसाल हैं सलीम साफ़ी साहब, वो अपने बड़े एक सॉफ्ट से लहजे में प्रोग्राम्स करते हैं, बड़ी सख्त बात भी करते हैं, लेकिन उनके लहजे के अंदर कोई हमें मसला नज़र नहीं आता। सो लहजा हम बहुत उनका पोलाइट और बहुत वो है अच्छा जी। होता है। सो मैंने ये महसूस किया कि जो हमारे मीडिया में मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं, आपके जो एडिटर्स हैं, वो लोग शायद इसी बेसिस पे किसी को पिक करते हैं कि इसमें क्या खसूसियात हैं, इससे हम क्या काम करवा सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। सो इनिशियली तो हमारे बहुत सारे कॉलीग्स का जो आज पाकिस्तान के सीनियर एंकर्स हैं उनको इसी बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिली। उनकी अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत थी क्योंकि उस दौर में भी बहुत सख्त कंपटीशन हुआ करता था, लेकिन उनको ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि वहाँ पर कोई ज़ियाउद्दीन साहब जैसा शख्स था, वहाँ पर कोई सीनियर एडिटर्स इस किस्म के थे कि जिन्होंने पिक किया कि इस रिपोर्टर को ये बीट देनी चाहिए, ये इसमें आगे निकलेगा। और इसी तरीके से मतियुल्लाह जान बने, इतने सालों से वो कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे हम आए बहुत कमर्शियल हो गया न्यूज़ मीडिया। सो इनिशियली मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो वो तब तक जो है वो मेरे ख़्याल से वो लोग नहीं रहे। टीवी चैनल्स की का वो एक तर्ज भी तब्दील हो गया, क्योंकि आपको पता है ओनरशिप चैनल्स की जो है वो बहुत सारे रियल एस्टेट के लोगों के पास भी चली मैं गई। ये इसी तरफ आने जा रहा था। अब सा जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया और उस तरह के एडिटर ना रहे हम्म, कि जो आपको मज़ीद जिसे कहते हैं ना अ, आपको पॉलिश करते, हम्म। आपको मज़ीद बेहतर आपको रेज़ करते इस फ़ील्ड के अंदर। वो वैसे ना रहे, वैसे या मिले नहीं हमें, बहुत कम रह गए। क्या ऐसे एडिटर्स जिसे कहते हैं वो इंडस्ट्री से सिस्टमैटिकली आउट किए गए और ऐसे लोग लाए गए जो जिसे कहते हैं कि मखसूस जगहों पर जिनके रवाबित थे और वो एक ख़ास उन रवाबित की बुनियाद पर स्क्रीन पर एक मखसूस एजेंडा चाहते थे, तो फिर वो लोग फैलते गए टीवी चैनल्स में, उनके हाथों में कंट्रोलिंग पोजीशंस आती गईं और फिर उसका इम्पैक्ट आप बात कर रही हैं कि वो आपको न्यूज़ रूम्स में भी और स्क्रीन पे भी फील हुआ कि आप कह रही हैं कि फिर वो ड्रीम्स जो थे वो टूटे भी। देखिए लाए गए एक सिस्टमेटिकली, ये तो मेरे लिए भी कहना मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है या नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है असद, कि जब टीवी चैनल्स ऐसे लोगों के पास हों, उसकी ओनरशिप जिनका कुछ ना कुछ सहाफ़त से ताल्लुक़ हो, तो उनकी फिर प्रायोरिटीज़ ये होती हैं कि वो अपने डायरेक्टर न्यूज़ भी ऐसे रखते हैं कि जो जर्नलिस्टिकली चीज़ों को चलाना जानते हों। अब जो जिन लोगों का मीडिया से सहाफ़त के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, वो एज़ अ बिज़नेस ख़रीद लें किसी मीडिया के चैनल को, मीडिया आउटलेट को, तो उसके बाद उनको क्या मालूम होगा कि उन्होंने अपनी जो कंपनी के अंदर जो उनके लिए पहले से उनका रियल एस्टेट का कारोबार हो या दीगर कारोबार हो, किसी भी चीज़ से वो मुंसलिक थे, उसके अंदर जो मैनेजर्स थे उन्हीं को लाकर उन्होंने प्रोग्रामिंग हेड और डायरेक्टर न्यूज़ के तौर पे बिठा दिया। मेरा हमेशा से ये पॉइंट होता था कि जो हमारा मीडिया का काम है, जो सहाफ़त का काम है, ये दुनिया के सेक्रेट तरीन प्रोफेशंस में से एक है। यस। इसमें हम हायरिंग प्रोसेस जो होता है कि किसको हायर करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर किसको बिठाना है, किसको तज्ज़िये के लिए बुलाना है, जिसको हमने हायर किया और प्रोग्राम उस वो करता है तो वो किस तरह के मेहमानों को बुलाता है, उसकी अपनी ओपिनियन जो है वो कोई वन साइडेड तो नहीं है, वो किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बात तो नहीं कर रहा है। ये जो तमाम ये बुनियादी असूल हैं जर्नलिज़्म के, देखने वाले तो समझ रहे होंगे, बिल्कुल। इनका के मद्देनज़र रखते हुए हायरिंग की जाती थी। उसके बाद अब आप इन बेचारों से एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे कि जिनका मीडिया से सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो शायद दिन में एक अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, जो वो लोग आ जाते हैं और वो चलाते हैं पूरा टीवी चैनल। बिल्कुल। तो ये मेरे ख़्याल से इट हैज़ मोर टू डू विद द ओनर्स जो टीवी चैनल के हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसा होता है कि आप मुख्तलिफ बिजनेसेस करते हैं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मीडिया के अंदर, लेकिन फिर आप दुरुस्त लोगों को रखते हैं उस टीवी चैनल को चलाने के लिए। फिर उन लोगों को रख कर उनको थोड़ा सा आप इख्तियार और आज़ादी भी देते हैं टीवी चैनल चलाने को। तो जब इस नीयत के साथ चैनल आएगा कि कल को हम अपने बिजनेसेस से रिलेटेड को मसला हुआ तो प्रेशराइज़ कर सकेंगे दूसरी पार्टी को। एक दौर में ये माइंडसेट थी कि हुकूमतों को प्रेशराइज़ करने के लिए कहा जाता था कि अखबारात या टीवी चैनल बनाए जाते हैं, और या फिर अब किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, अब मुझे लगता है ताकतवर हलकों को ऑब्लाइज करके अपने नंबर बनाने के लिए उनके आगे एक साइड बिजनेस के तौर पे मीडिया को चलाया जाता है, मीडिया चैनल ख़रीद लिया जाता है। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी टाइकून्स अब टीवी चैनल्स खरीद रहे हुँ। हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और उन सब का बयानिया वो है जो रियासती बयानिया है। तो ऐसा लगता है कि वो रियासत को ओब्लाइज करने के लिए, रियासत से मुराद है इदारों को मुख्तलिफ बिल्कुल को हो ओब्लाइज करने के लिए वो ऐसे चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं। उनका मकसद ना तो सहाफ़त करना है, ना कुछ और है। उनको लगता है कि हम जब उसमें एक मज़े की इदारे बात का ये है इंटरेस्ट सर्व करेंगे तो असद, लेकिन ये इदारों को ऑब्लाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि कोई भी नैरेटिव बिल्डिंग के लिए एक दौर था, जियो और एआरवाई की मोनोपोली थी। एआरवाई बिल्ड करता था एक अपना नैरेटिव, जब पीटीआई का दौर था, प्रो पीटीआई, तो बिल्ड तो कर पाते थे कम से कम। वो जो भी वहाँ पे लोग बैठे थे वो एक्सपीरियंस थे, बहुत साल से एक टीवी चैनल चला रहे थे, तो वो नैरेटिव बिल्डिंग तो हो पाती थी। अब जो चैनल्स हैं वो ऑब्लाइज करना भी चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है ब्रॉडकास्टिंग की। कोई ब्रॉडकास्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं है उनके पास, या फिर मैं समझती हूँ कि वो दुरुस्त लोग नहीं हैं असद जो टीवी चैनल्स को चलाते हैं। सो अब एक ऐसा रवैया है कि जहाँ आप आउटसाइडर के लिए आप काम कर रहे हैं, जिनको आपके जो बेसिक तकाजे हैं ना, मीडिया के बेसिक कुछ तकाजे होते हैं, जर्नलिस्ट की कुछ बेसिक मजबूरियाँ होती हैं, उसको उन चीज़ों को देखना पड़ता है। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान में ऐसे सहाफ़ी अब देखने को मिलते हैं जो ऑल आउट जाकर किसी एक साइड की पोजीशन ले रहे होते हैं किसी एक के लिए। आपकी मैं एक खसूसियत बयान करना चाहूँगी यहाँ पर इस मौके पे। आपको हमने देखा पीटीआई का दौरे हुकूमत था, आप उस वक्त भी अंडर अटैक थे। आज दूसरी पार्टीज़ हैं जो आपको अटैक होने पर पीडीएम तमाम तर लीडर्स आपको विज़िट करने के लिए आए। आज उनके दौर में भी आपके ऊपर मुकदमे बने, आपको गिरफ़्तार भी किया गया। सो हमने तो यही जर्नलिज्म का असूल देखा था कि आप का ज़ाती तौर पे किसी के साथ क्या ही ताल्लुक़ क्यों ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी हमारी जर्नलिस्टिकली भी कि पीडीएम की तमाम लीडरशिप, तमाम इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर इकट्ठे होकर एक जर्नलिस्ट के साथ इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब उनका अपना दौरे हुकूमत आया तो उन्होंने क्या किया? सो लेकिन आपने अपने असूलों के ऊपर कायम रहे। आपने इस बात को अपने सर पे सवार नहीं किया कि उन सब के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है, वो मुझे मिलने के लिए आए। आज आप उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। सो दैट आई फील कि इस किस्म की जो एक ये तकाज़ा है, बुनियादी तकाज़ा है जर्नलिज्म का, इस असूल को मद्देनज़र रख के आजकल मीडिया के अंदर हायर नहीं किया जाता। जो हायर करते हैं मैं उनको भी एक हद से ज़्यादा ज़िम्मेदार नहीं ठहराती, क्योंकि उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कल आप किसी का कोई बिज़नेस संभाले हुए थे, आज उन्होंने ही आपको कहा कि जाकर आप हमारा ये मीडिया का बिज़नेस संभाल लें, तो आपको कैसे समझ आएगा कि इस जर्नलिस्ट को कैसे हैंडल करना है, जिनका इससे पहले जो है वो ताल्लुक एडिटर्स के साथ रहा, जिनको हर बात के ऊपर आपने क्वेश्चन करते थे तो वो बड़े खुश होते थे इस बात के ऊपर। हम तो यही बैकग्राउंड सुनते आ रहे हैं, जिस मीडिया ने बड़े बड़े सहाफ़ी प्रोड्यूस किए, और वो इसी बेसिस पे प्रोड्यूस किए कि अपने बॉस के सामने आपने क्वेश्चन करना होता है उनके ख्यालात को, और इस बेसिस के ऊपर आपका बॉस कहता है ये अक्लमंद और अच्छा जर्नलिस्ट है जो मुझे सवाल कर रहा है। लेकिन अब तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और उनमें कोई अब कैपेसिटी नहीं है जो लोग न्यूज़ रन कर रूम्स रहे हैं। में अब जो एडिटर्स या जो सीनियर कंट्रोलिंग पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, आप कह हम्म। लें न्यूज़ मैनेजर्स या जो भी उनको आप नाम देने, क्या अब वो क्वेश्चन करने को डिस्करेज करते हैं? क्या वो इस चीज़ का बुरा मनाया जाता है कि अब लाइक एक जर्नलिस्ट, एक नौजवान जर्नलिस्ट है, वो है और वो अपने तरफ से सवालात कर रहा है और वो कोई अपना, जिसे कहते हैं ना, वो एक पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई हु आर यू, तुम कल के बच्चे हो। क्या इस किस्म का माहौल है? असद अब इन जनरल ना कोई ज़रा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ज़रा सा भी। आज से कुछ साल पहले तक तो हम ये कह सकते थे कि आप सख्त सवाल करते हैं तो आपके लिए टीवी के जो मीडिया है उस पर इतनी जगह नहीं बनती है। अब हम जैसे लोग भी, मैं बहुत मोहतात बात करती हूँ, आप अच्छे से जानते हैं, और ख़ास कर टीवी के ऊपर तो मैं ज़्यादा मोहतात बात करती हूँ। सो चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरा किसी एक पार्टी की तरफ ना तो झुकाव है और आई ना नो ही दिस। मैं किसी की फेवर करती हूँ। सो अब ये प्रॉब्लम है कि बड़ा वल्नरेबल सा एक माहौल है। अगेन अब मैं उसको उसी से कनेक्ट करूँगी। जब आपके और बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं तो फिर मीडिया सेकेंडरी चीज़ है, और आप नहीं चाहते कि इसके ऊपर बैठकर एक एंकर जिसको आपने हायर किया हुआ है वो कोई भी ऐसी बात करे कि आपको बड़ा नुकसान हो, आपके दूसरे बिजनेसेस को नुकसान हो। सो कि वो, आप जिसे कहते हैं ना, पावर की रॉन्ग साइड पे चले जाएं, एब्सोल्युटली, अब जो ठीक है, और हम वो फिर हाँ, आपके बिजनेस को टारगेट करेंगे। आपके बिजनेस को टारगेट करे, और फिर एक जर्नलिस्ट की इतनी हैसियत, एक एंकर की या एक रिपोर्टर की इतनी उनके लिए हैसियत नहीं है कि कि उसकी वजह से आप अपने सैक्रिफाइस करें अपने दीगर इंटरेस्ट को। सो दैट आई फील इज़ द क्रक्स के जो हमारे यहाँ इस वक्त सूरत सिचुएशन है हमारे ख़ास कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। बाकी जो है वो लेकिन वो हाँ। क्या अब, क्या
जैसे कहते हैं ना वो डिमांड है क्या अब स्क्रीन की कि अगर आपने मेन स्ट्रीम की स्क्रीन पर रहना है हम्म, तो फिर किस तरह से सर्वाइवल है इस टाइम पाकिस्तानी में से मैं स्पेसिफिकली आपकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल जो लोग अब सर्वाइव कर रहे हैं मेन स्ट्रीम में वो पूछ रहा हूँ कि कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कि क्या बिल्कुल अब न्यूट्रल या बिल्कुल खामोश या बिल्कुल एक रियासत वाली पोजीशन है, क्या है? क्योंकि मुझे तो कभी कभी फील आता है कि जैसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे होते हैं तो जैसे वो एक अब माउथ पीस है, हम पीआर कर रहे हैं। हम्म, लाइक मैं बहुत से अब किसी स्पेसिफिक चैनल का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं उनको देखता हूँ तो वो मुझे लगता है कि वो PTV 2 हैं अब, बिल्कुल। ठीक है? हम्म। तो क्या ये अब आ गई है जगह, इस जगह पे पहुंच गया पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया? पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्लूलेस है इस वक्त। पहले ये हुआ करता था जो हम सुनते थे और सुनते उनसे थे जिन लोगों ने खुद एतराफ़ किया है कि आप हमें बुलाकर डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं और फिर हमें सेफ हाउसेज में। सेफ हाउसेस में और फिर आप हमें कहते हैं कि कहो नून लीग को चोर कहो, पीपल्स पार्टी को चोर कहो। ये मैं बात कर रही हूँ उन सहाफ़ियों के हवाले से जिन्होंने खुद एतराफ़ किया कि हम उन पे कोई इल्ज़ाम तो नहीं जी जी लगा रहे हैं बिल्कुल। ना। सो उस वक्त तो गालिबन कोई नैरेटिव बिल्डिंग थी। उस वक्त तो बड़े सेल बनाए गए थे जिसमें सहाफ़ियों को ट्रेन किया गया। उनको तो कुछ ना कुछ बताया होगा कि आप माउथ पीस बन जाएं। आज के दौर में ये मेरा ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसा हो रहा है कि किसी को बुलाकर कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएं या पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट्री की जाए। एक तरह इंटरेस्टिंग। से खामोशी है। जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग्स दी जाती हैं जो बड़ा ज़रूरी भी होता है हमारे लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत दिफाई सूरत हाल है, मामलात हैं, उसके हवाले से तो हमें वहीं से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो और अब एक चैलेंजिंग टाइम भी है, इंडिया से भी हमारे ताल्लुकात इस बिल्कुल, वक्त और कशीदा है, अफ़गानिस्तान के साथ भी। अफगानिस्तान से भी दहशतगर्दी का चैलेंज भी है, हाँ, तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बिल्कुल। सो जी। सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग्स दी जाती हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है और मेरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोग ये नाम तो उनका इस्तेमाल करते हैं, टीवी चैनल्स इदारों का नाम इस्तेमाल करके लोगों को चैनल से फायर भी कर रहे हैं, ये भी हमने देखा है। ओके। इसके अलावा बहुत से सहाफ़ी भी इस तरीके से टीवी पर आकर बात करते हैं कि जैसे उनको कल ही बैठकर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं या ब्रीफिंग दी है। मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर चंद एक लोग होंगे ऐसे जिनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो, उसको आगे वो किस तरह प्रोसेस करके लोगों तक पहुंचाते हैं, तासुर ये देते हैं कि जैसे उनको कल ही बुलाकर किसी हाई प्रोफाइल ज़राए ने कोई ख़बर दी है। लेकिन मुनज़्ज़म अंदाज में असद जैसे पहले हो रहा था कि आपको कहा जाता था हैशटैग ये है, इसमें सारे लोग ट्वीट्स शुरू कर दो, वो सोशल मीडिया के लिए था। और टीवी पर जाके हम देखते थे एक लाइन अप होता था प्रोग्राम्स का और कागज़ लहरा लहरा के पॉलिटिकल पार्टीज़ को अटैक किया जाता था या इंडिविजुअल्स को, सियासतदानों को। वो सिलसिला मैंने नहीं देखा इस मौजूदा सेटअप के अंदर। लेकिन सेल्फ सेंसरशिप जो है वो तभी होती है जब क्लूलेसनेस होती है। या तो बुलाकर बताया जा रहा होता कि हमारी ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप टो करें हमारे एजेंडा को, तो तब तो लोगों को पता होता कि हमने खुलकर क्या बात मतलब करनी आप है। ये कहना चाह रही हैं सादा लफ्जों में कि अब हम्म, हमारे मेन स्ट्रीम में बैठे हुए लोगों को ये आइडिया नहीं हो रहा कि वो कौन सी बात है जो वो उन्होंने हाँ, करनी है और कौन सी ऐसी है जो ऑफेंड ना कर दे उधर। बिल्कुल। और हम्म, ये भी अगर मैं सही समझ पाया हूँ कि अब इदारों का नाम यूज़ हो रहा है ना सिर्फ चैनल्स की तरफ से, हम्म, अगर उन्होंने किसी को टर्मिनेट करना है, हम्म, उसको जॉब से निकालना है तो उसको कह देंगे कि फ़लाँ इदारे की तरफ से आपके नाम पर हम पर बहुत दबाव आ रहा है तो हम आपको बिल्कुल। निकाल रहे हैं, ताकि वो अपनी स्किन सेव कर लें इदारे का नाम इस्तेमाल हम्म, करके। और एट द सेम टाइम बाज़ लोग इदारे के खुद साख्ता तर्जमान भी बने हुए हैं। बिल्कुल। वो स्क्रीनों पर बैठ के हम्म, बड़े बड़े धमकियाँ भी लगाते हैं, हम्म, पैगाम रसानी भी करते हैं कि जी हम फ़लाँ पॉलिटिशियन को अब देखेंगे, अब क्या होगा, ये होगा। तो यू आर सेइंग कि ये खुद साख्ता हैं, ये बिल्कुल। प्रॉपर ब्रीफ के साथ नहीं बैठे हुए। बिल्कुल, मतलब किसी हद तक उनके कोई ना कोई कनेक्शंस होते होंगे। पाकिस्तान में 2-3 ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनका के करीबी राब्ते हैं, जो हमारे सहाफ़ी हैं। लेकिन मेरा ये नहीं ख़्याल कि उनको बुलाकर पॉलिटिक्स पे कोई लाइन दी जाती है आज के दौर के अंदर। ये मैं नहीं मानती ज़ाती तौर पे। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप ज़रूर मुझे करेक्ट कर सकते हैं। होता ये असद कि जब क्लूलेसनेस होती है ना तो फिर अब आपको पता नहीं होता कि आपने अगर उनकी साइड भी लेनी है तो किस चीज़ पर लेनी है। हुँ। मिसाल की देती हूँ आपको एक, अभी जो आईनी तरमीम हुई उसमें आर्टिकल 243 इसको मीडिया ने डिबेट नहीं किया। ज़्यादातर न्यूज़ रूम्स में कह दिया गया कि आप इसके ऊपर बात ना कीजिएगा। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ जब चीज़ों को डिबेट किया जाता है तो उसमें हर तरह का की बात कर दी जाती है, इंस्टेड ऑफ कि जो वो कानून है या तरमीम है उसको पॉइंट बाय पॉइंट उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर उसके 1-2 दिन बाद ये डिबेट होने लग गया टीवी पे और कुछ दिफाई तज्ज़ियाकार उन्होंने आकर इसके ऊपर बात की और उनकी कुछ बातें समझ में भी आती हैं कि इसके पीछे माइंडसेट क्या है।
जब ये 2-4 प्रोग्राम्स के अंदर हुआ तो मेरे ख़्याल से उसके बाद वो खुद साख्ता मीडिया की मुझे तो लग रहा था कि कोई पाबंदी थी जो ख़त्म हो गई। सो ये रियलाइजेशन मीडिया के भी पास हुआ करता था, ये इख्तियार कि हम किसी चीज़ को डिबेट करेंगे अगर सेंसरशिप भी है उसके ऊपर, या जिसको कहते हैं वो जो स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ हैं उन्होंने कहा बड़ा हसास मामला है। तो जो हसास मामला भी होता था उसको किन लोगों के साथ डिस्कस करना है इसके लिए ट्रस्ट किया जाता था एंकर को, आपके जो टीम्स होती हैं न्यूज़ की प्रोग्राम्स की। अब ऐसा है कि अगेन एक ये बात कि जो लोग रन कर रहे हैं प्रोग्रामिंग को वो सहाफ़त से आते नहीं हैं, वो चीज़ों को हवाले से नहीं समझ पाते। दूसरा वही पैरानोया कि ये ना हो कि इस एंकर की वजह से पूरा चैनल बंद हो जाए या हमारे दीगर बिजनेसेस को कोई नुकसान पहुंचे। और तीसरी बात इसके अंदर मुझे ये नज़र आती है कि ये देखा जाता है कि पहले सारे लोग डिस्कस कर लें जो भी इसके अंदर से, या फिर बाद में कहीं ना कहीं से शायद कहा जाता हो कि आप इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहे, तो फिर हमें याद आता है कि यार हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं है इतना। जितना ज़्यादा कोई बात डिस्कस होती है टीवी पर आकर, ख़ासकर आइनी तरमीम हो इसको लेकर, मेरे ख्याल से वो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती है लोगों के अंदर। अब ये जो एक हसास शिक जिसको हम आइनी तरमीम हम कह रहे हैं, वो उसके अंदर जिस तरह उसको डिफ़ाइन किया गया टीवी पर, मैं एक एक्सपर्ट को सुन रही थी, तो लोगों का इब्हाम भी बहुत हद तक दूर हुआ होगा कि जिस तरह हम बैठकर आइसोलेशन में सोच रहे हैं गालिबन वैसा नहीं है। इसके ऊपर एक रिटायर्ड फ़ौजी साहब की भी राय है जो वो आकर पेश कर रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर। सो काफ़ी लोग कन्विंस भी हुए होंगे इस बात के ऊपर। सो आई थिंक ये इट हैज़ मोर टू डू विद सेल्फ सेंसरशिप। जो लोग बैठे हुए हैं उनको न्यूज़ ट्रीटमेंट नहीं आता, ये आप लफ्ज़ समझ पा सकते हैं। जिस दौर में आप हमारे मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया के साथ मुंसलिक थे तो बहुत सेंसिटिव खबरें आती थीं और उनको आप जैसे प्रोड्यूसर ट्रीट करते थे उस तरीके से कि, क्योंकि मैं उस दौर का हवाला दे रही हूँ असद जब हर फ्राइडे को कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करता था। हमारे पास वो रॉ फुटेजेस आया करती थी जिनको टीवी पर चला लोग ज़ख्मी हुए हुए होते थे और सारा कुछ। तो वो तो फिर आप लोगों का ट्रीटमेंट होता था कि इसको हमने लोगों को किस हद तक इसमें परेशान करना है, किस हद तक हमने रोक कर ख़बर को ब्रेक करना है एंड ऑल ऑफ कि दैट, कोई पैनिक ना हो, पैनिक ना क्रिएट हो जाए सोसाइटी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें अब मुझे नज़र नहीं आती हैं। एंकर ड्रिवन है प्रोग्राम्स, एंकर्स को पहले ही कह दिया जाता है कि आप खुद ज़िम्मेदार होंगे अगर आपने जो बात की उसके ऊपर अगर कोई रद्द अमल आता है या कोई सख्ती होती है। सो दैट्स व्हाट आई फील। आई थिंक जो और अब क्या चेन ऑफ कमांड ये है कि अब टीम के ज़रिए नहीं एंकर को डायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है चैनल मालकान या मीडिया मैनेजर्स की तरफ से। बिल्कुल, कई दफ़ा मीडिया मैनेजर्स की तरफ से कई दफ़ा ये गिवन होता है। आज के दौर में बल्कि अब अगर आपको जॉब्स मिल रही हों टीवी के ऊपर तो तब भी लोग बड़ा इस चीज़ के ऊपर शक करते हैं कि इनकी कहीं और से ही सिफ़ारिश आई होगी जो इनको काम मिल गया है। लेकिन मेरे ख़्याल से टोटली डिपेंड्स। असद अगर मैं सिंपली इसको पुट करूँ, क्योंकि अब ये मेरे ऊपर भी आती है ये बात किसी ना किसी तरह, चैनल्स लुक फॉर द सेफेस्ट ऑप्शन पॉसिबल। ठीक कि है। अगर आपने एक न्यूज़ स्लॉट टीवी के ऊपर देना है किसी को तो इट शुड बी द समबडी वेरी फेमिलियर कि इन्होंने पिछले सारे इवेंट्स कवर किए हैं, उसमें इनकी पोजीशन एक सेफ थी, इनकी बचत हो गई, आइंदा भी हो जाएगी। सो आई थिंक हम उनमें शुमार होते हैं। मैं ख़ुद ये कहती हूँ कि मैं उनमें शायद शुमार होती हूँ जिसकी वजह से हमारे लिए स्पेस है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए तो बड़ी मेरे लिए तो दिस इज़ माई ब्रेड एंड बटर। आपको मालूम है मैं ख़ुद आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड एंड आई मेड अ करियर फॉर माई सेल्फ। हमने ख़ुद से काम अपने लिए ये करियर इस्टेब्लिश किया है और मैंने तकरीबन अब 13-14 साल इस प्रोफेशन को दे दिए हैं, तो किसी और जगह काम करना भी इतना आसान नहीं लगता है। सो मेरे ख़्याल से इसमें यह है कि आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो अपने आप को किसी की तर्जुमानी कर रहे होते हैं ख़ासकर इदारों की, मेरा ये एक ओपिनियन है कि वो अपने आप को पेश कर रहे होते हैं कि देखिए हम आपकी इस अंदाज़ में तर्जुमानी कर सकते हैं। कोई 2-4 लोग होंगे जिनका यकीनी तौर पे कोई राब्ते होंगे, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से बुलाकर बिठाकर कुछ समझाया जाए मतलब ये कह मैंने रही नहीं देखा। मतलब कह रही है कि ज़्यादातर जो होते हैं वो इदारे को अपनी सीवी दिखा रहे होते हैं कि देखें बेसिकली मैं कैसे अपने आप को हुँ, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि देखें मैंने किस तरह आपका दिफा हुँ। किया, कितनी मैंने और उसमें बोल्ड। कामयाब भी नहीं हो पा हाँ, रहे हैं। हाँ, मतलब वो अफ़सोस की बात ये है दोस्तों के लिए। तवज्जो ले लेके हाँ, बेचारे कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छा, अब मुझे एक चीज़ अगर आप अ, समझा सकें कि आप खुद अगर अपनी ज़ात की हद तक बात करें, तो दबाव आते हैं? असद इस तरह की बात 1-2 बार ज़रूर हुई कि आपने पेमरा नोटिसेस आ चुके हैं मुझे, हुँ, पेमरा नोटिसेस आ चुके हैं। उनका हमने मुकाबला कर लिया।
दबाव ऐसा इस तरह का कोई नहीं आया कि आप कुछ सख्ती जिस तरह की आप लोगों के साथ हो चुकी है उस किस्म का नहीं आया। लेकिन पॉडकास्ट वगैरह में आपसे पहले शहजाद गयास के साथ एक दफ़ा बैठी थी, उसमें कोई बात कह दी तो उसके ऊपर आया रद्द-ए-अमल, लेकिन टीवी चैनल को जहाँ मैं काम करती थी उनको कन्वे मुझे किया गया, बराह रास्त किसी ने राब्ता करके कोई धमकी नहीं दी है अभी तक। लेकिन चैनल को डिस्प्लेयर कन्वे हुआ आपके बारे में। चैनल को मेरे ख्याल से बहुत रेगुलरली होता होगा, चैनल्स को होता है डिस्प्लेजर, लेकिन वो इस हद तक होता होगा कि आप लोगों ने ये सब्जेक्ट कवर किया तो कोई आप इसके ऊपर दूसरी साइड की राय भी ले लेते। मुझे ज़ाती तौर पे कोई उस तरीके से दबाव तो नहीं आया, सजेशंस आते रहते हैं चीज़ों के हवाले से, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं जो यानी अगेन सिक्योरिटी मामलात के ऊपर अगर आप बात कर रहे हों तो आपको कई दफ़ा वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे होते जिनसे आपने बात करनी है। इस हवाले से मैं समझती हूँ कि तमाम जर्नलिस्ट का एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। दुनिया में आप किसी भी मुल्क के अंदर हो उसमें आपका रहता है सिक्योरिटी इदारों के साथ। लेकिन मेरे ख़्याल से नाम अलबत्ता इस्तेमाल किया गया है। मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि ये डायरेक्टली उनका प्रेशर होगा। मुझे ये लगता है कि कुछ दफ़ा लोग नाम इस्तेमाल करते हैं इदारों का। मेरे कुछ और कॉलीग्स भी जो टीवी से मुंसलिक हैं वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं और उनके साथ भी ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। कि मालकान की तरफ से किसी इशू पर आप पर दबाव हुँ। डाला जाए और कहा जाए कि ये इदारे की तरफ से इदारे की डायरेक्टिव तरफ है से तो किया जा रहा आपने है ये और ये चीज़ एक यूँ करनी। पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है, इससे इत्तेफाक करते हैं हमारे कुछ और कॉलीग्स भी। मैं उनका नाम नहीं लेती, कल को आप खुद उनसे बात कीजिएगा तो गालिबन वो भी यही बात करेंगे। सो उसको भी मैं प्रेशर ही कहती हूँ क्योंकि जब आपकी एक जॉब है, योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट जॉब, और आपकी वो जॉब चली जाती है या जाने का ख़तरा होता है, आपको एक ज़हनी तौर पे एक परेशानी लाहक होती है, सो वो भी प्रेशर ही होता है। इस हवाले से वजाहत होनी चाहिए, इदारों के अपने जो है वो असूल होने चाहिए कि वो किस हद तक टीवी चैनल्स के साथ इंगेज करेंगे, किस हद तक नहीं करेंगे। अगर वो अपना असूल तय नहीं करेंगे तो उनका नाम इस्तेमाल होगा और एक आम तासुर तो हमेशा यही बना रहेगा कि उन्होंने किसी को नौकरी से निकलवाया। लेकिन अब अगर जिस तरह आप बता रही हैं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इस दफ़ा उतनी ब्रीफ्स नहीं दी जाती, उतनी लाइन टो करने को नहीं कहा जाता और इस वजह से मीडिया क्लूलेस है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान का तमाम मीडिया मतलब हमेशा से मीडिया गवर्नमेंट्स का क्रिटिक होता है। हम्म, ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मीडिया अपोजिशन का क्रिटिक है। बिल्कुल। ठीक है, उस तरह से गवर्नमेंट को नहीं टेक ऑन करते। बहुत ही पीआर वाली खबरें आती हैं कि बड़ा ये अच्छा हो गया, फलान हो गया, इतने प्रोजेक्ट्स कर दिए, फलान लगा दिया, फलां का इनॉग्रेशन, फलां ये चल रहा है इस वक्त। ठीक है, अपोजिशन के कंडक्ट पर क्वेश्चंस रेज होते हैं, फिर ज़रूर होने चाहिए अगर कोई ऐसा वैसा कंडक्ट है, लेकिन जितने अपोजिशन के कंडक्ट पर क्वेश्चन रेज हो रहे हैं हम्म, उतने नहीं हो रहे। तो ऐसा आपको लगता है कि जैसे पाकिस्तान का मीडिया पहली दफ़ा, पहले मीडिया में एक डिवाइड थी, पहले भी कुछ मीडिया गवर्नमेंट के साथ, रियासत के साथ अलाइंड रहता था, हम्म, हमें पता होता था कि ये उनका ही बयानिया लेके चलते हैं। लेकिन अब तो जैसे लगता है ना कि तमाम के तमाम एक ही तरफ खड़े हैं और वो तरफ वही है जो रियासत की है, कोई क्रिटिकल मीडिया हाउस बचा नहीं है। ये फिर कैसे हुआ कि अगर कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया गया, अगर कोई लोगों को नहीं ब्रीफ्स दिए जा रहे, अगर लाइन टो करने का नहीं कहा जा रहा, तो फिर सारों ने क्या खुद ही लाइन पकड़ ली है? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं असद। असल में जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक सेक्रेड प्रोफेशन है और आपकी मैंने मिसाल दी कि आप साबिका हुकूमत के नाकिद थे, जब वो अपोजिशन में गए तो जहाँ उनके साथ ज़्यादती हुई आपने उसके लिए आवाज़ उठाई। आज से कुछ साल पहले हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन असद तूर बैठ के कहेंगे कि पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है। आज हम जब बैठ के बात कर रहे हैं तो मैं सोच नहीं सकती कि कल को अगर मौजूदा हुक्मरानों के साथ कुछ बुरा होगा तो आप उनकी हिमायत करेंगे। मैं आज बैठ कर ये सोच नहीं सकती। सो द पॉइंट इज़ कि असूल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सहाफ़ती उसूल और इसको कहते हैं सहाफ़ती क्रेडिबिलिटी। वो पहले भी बहुत कम लोगों के अंदर थी, लेकिन कुछ लोगों के जो आसाब हैं, जो कैरेक्टर हैं, मेरी नज़र में वो भी बहुत एक्सपोज हुए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कुछ लोगों को हमने बहुत एक तरह से रिलीजियसली फॉलो किया एज जर्नलिस्ट। उनकी कही हुई बात को हमने पत्थर पे लकीर समझा। आज उनकी जो शख्सियत का ये पहलू हमारे सामने आया है कि वो अपना जो ग्रीवेंसेस हैं किसी के साथ, वो खार जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में, वो भुला नहीं पाते। और ये सहाफ़ी का किरदार नहीं होना चाहिए, सहाफ़ी की ये पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। उनके साथ पीटीआई के एक लॉट है ऐसी, वो इसमें आती है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, जिनके साथ पीटीआई के दौर में या तो उनकी नौकरी चली गई या उस वक्त के वज़रा ने बड़ा सताया पीटीआई ने भी सहाफ़ियों को, आप भी उनमें शामिल थे।
या तो जॉब चली गई या उनको अटैक किया गया या फिर उनके ख़िलाफ़ कैंपेन्स चलाई गई। हमारी बहुत सी फ़ीमेल कॉलीग्स हैं जिनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त किस्म के ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई, और वो उसको हम कहते थे मुनज़्ज़म ट्रोलिंग। आप और हम उस वक्त बात करते थे क्योंकि किसी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दिया जाता था कि आज इसके पीछे पड़ जाओ, और उसके बाद मतलब 300, 150, 250 ट्वीट्स विद इन मिनट्स आ जाते थे। जी जी। और सो वो बड़ी एक वो पीटीआई में एक सलाहियत तो थी, आज भी है कि वो ज़िला मिनटों में हाँ। ट्रेंड बना देते हैं। सो अब ये बात मैं और आप तो कर रहे हैं, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई डोंट मेक इट अ टॉपिक एनी मोर, क्योंकि आजकल के अपने तकाजे हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो कुछ कॉलीग्स हैं वो भुला नहीं पाए उस चीज़ को। एक तो उस तरह के लोग हैं, और फिर क्योंकि वही लोग ज़्यादातर न्यूज़ रूम्स भी चला रहे हैं, उनमें से कई ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको उस वक्त न्यूज़ मैनेजर्स को धमकियाँ मिलती होंगी, वो सारी चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन हुई। फिर अब ये एक आम तासुर है कि आप जो ताकत में है उसके साथ जाकर खड़े हो जाएं और अपने काम को ठीक तरीके से चलाएं, जो हम पहले बात कर रहे थे। और फिर एक और वो लॉट है जो अपनी सीवी पेश करती है। सो ये सारे लोग शामिल होकर एक ऐसा आपने शक्ल बना दी है मीडिया की कि कोई इंसान बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी, आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी वजह से लूज़ कर गया है। जब वो देखते हैं कि आप एंकर की चेहरा देखकर जब असद ये बता दिया जाए कि इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आज 27वीं तरमीम के बारे में कोई भी प्रोग्राम ओपन करेगा, जो नाजरीन हैं हमारे पाकिस्तान के गयूर अवाम बहुत समझदार लोग हैं, वो चेहरा देखकर बता देंगे कि यार ये 27वीं तरमीम की हिमायत करेंगे, और दूसरे का चेहरा देख के बता देंगे कि ये मुखालफत करेंगे। सो हमने एनालिस्ट जो हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिनमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त शामिल हैं, उनको भी डिफाइंड है कि ये नून लीग की साइड लेगा, ये पीटीआई की साइड लेगा, और ये हम पैनल ही ऐसे तरतीब देते हैं अपने, हालांकि वो हमारे सहाफ़ी कॉलीग्स होते हैं। सो मेरी नज़र में ये जो हमने स्टैंडर्ड सहाफ़त का बहुत डाउन कर दिया है, और इसका जो डाउनफॉल है मीडिया का, क्रेडिबिलिटी लूज़ करना, ये कहा जाता है कि दुनिया में कहीं पर एक जर्नलिस्ट अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करता है ना, तो ये तमाम दुनिया की सहाफ़त का नुकसान होता है तमाम। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर हमारे चंद दोस्तों की वजह से आई थिंक पूरा मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ख़ास तौर पे जो है उसने अपनी क्रेडिबिलिटी को बहुत लूज़ कर दिया। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आप सब, मैं कुछ नाम लेता हूँ। अ, अबसार साहब, अबसार आलम साहब पीटीआई के क्रिटिक हैं, लेकिन पीटीआई के दौर में उनको गोली मारी गई। मुझे कहीं ना कहीं उनका तो समझ आता है कि उन्होंने सफ़र किया पीटीआई बहुत को। सफ़र किया। ठीक है, उनके दौर में हम्म। उनके पास जॉब भी नहीं थी, कुछ नहीं था। ठीक है, तो आई रिस्पेक्ट हिम। नुसरत जावेद साहब, अगेन पीटीआई के दौर में उनको जॉब से निकलवाया गया। पीटीआई के दौर में उनके पास जॉब अच्छा, नहीं इन थी। दोनों का वैसे मैंने बात भी नहीं की नहीं थी, नहीं, क्योंकि ये लोग कोई नहीं इतना ऑल नहीं नहीं, आउट जाके मैंने ये मिसालें इसलिए दी हैं हाँ। कि ये दो, हम्म, ठीक है, फिर भी अबसार साहब तो खैर पीटीआई के तब भी क्रिटिक थे, आज भी हैं। हम्म, नुसरत साहब पीटीआई के क्रिटिक हैं, लेकिन उस तरह के क्रिटिक नहीं है कि आपको फील हो कि इनके दिल में वो ग्रज है कि इन्होंने मुझे जॉब से निकलवाया था। ठीक, लेकिन बाकी बहुत से नाम जो मैं नहीं ले रहा, जो ये हमें निजी महफिलों में कहते हैं कि मेरे साथ जो उस दौर में हुआ, हम्म, तो मैं उस वक्त सोचता ज़रूर हूँ कि भाई आपके साथ क्या हुआ उस दौर में। उनमें से किसी एक की जॉब नहीं गई हुई, हम्म, उनमें से किसी एक को फिजिकल अटैक नहीं हुआ पीटीआई के दौर में, उनमें से किसी एक को जिसे कहते हैं वो केस का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, सिर्फ जो सामना करना पड़ा वो ऑनलाइन ट्रोलिंग का था। हम्म। तो क्या वो इतना बड़ा वो उस चीज़ को लेकर आप ग्रज, तो फिर आप किस किस्म का जर्नलिज्म कर रहे हैं कि अगर आप अपने ग्रज से बाहर नहीं आ रहे? तभी ये असद हर चीज़ को इवॉल्व करना चाहिए। सहाफ़त के अंदर पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी नौजवानों की है। आपके जो यूनिवर्सिटीज़ में आप जाकर देखें, मैस कॉम से हर साल एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की पढ़ के निकलती है। अगर आप थोड़ा सा अगर वही अगेन अब मैं वहीं पर आऊँगी कि जो लोग न्यूज़ रूम्स को चला रहे हैं, मीडिया में जो फ़ैसला साज टीवी चैनल्स के अंदर बैठे होते, क्योंकि हम लोग ना हमेशा अपनी नालायकी का भी दूसरों के ऊपर ज़िम्मेदारी डाल देते हैं। सो उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ये चेहरा इतने अरसे से टीवी पर है तो ये बहुत वेल नोन है। अब अगर वो कोई क्वालिटी लेकर आ भी रहे हैं डिस्कोर्स के अंदर या नहीं लेकर आ रहे, इस बात को मद्देनजर नहीं रखा गया। फेमिलैरिटी है ना कि ये चेहरा, इसको लोग पहचानते हैं, इससे हमें रेटिंग्स आ जाएंगी। आज ये सिस्टम फेल हो गया। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, टीवी के ऊपर से ऐसे लोगों को भी फायर किया जा रहा है टीवी चैनल से, जिनको मैं अपने बचपन से टीवी पर देखती आ रही हूँ। फेमिलैरिटी की बेसिस को आपने मेरिट बना दिया कि ये चेहरा इतने लोग देखते हैं। ये कोई तोता मैना की कहानी सुनाते थे तो इतने लोग सुना करते थे एक दौर में, तो आज भी लोग सुनेंगे। आपने नए लोगों को नहीं लेकर आए आप, एक तो ये वजह है।
सेकेंडली फिर हमारे कुछ जो लोग हैं अब इस तरीके से कि अगर जो नए लोग आते वो एक फ्रेश माइंड के साथ नौजवान आते। बहुत पुराने जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके सियासी जमातों के साथ कई दफ़ा मैं ऐसा महसूस करती हूँ, मैं किसी एक का क्योंकि नाम मैं कहीं पे भी किसी का नहीं लेना चाहूँगी, फिर लेकिन एक मेरी जनरल परसेप्शन है। और जब मैं बात कर रही हूँ कोई एक स्पेसिफिक इंसान मेरे जहन में नहीं है हमारे सीनियर कॉलीग्स में से, लेकिन अब जब सियासतदान आपके दोस्त आपके एक फैमिली मेम्बर की तरह बन जाते हैं, मैं इस चीज़ की हक में नहीं हूँ। सियासतदान और सहाफ़ी के दरमियान एक इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि आपको ख़बर उनसे मिल जाए, लेकिन आपकी उनके साथ इस तरह की दोस्ती कि आप एक फैमिली फ्रेंड्स बन जाएँ, वो आपको बेटी बना लें या बेटा बना लें अपना, ये मुनासिब नहीं है। ये हमारे प्रोफ़ेशन का तकाज़ा नहीं है। ये हमारे अपने प्रोफ़ेशन से बेईमानी है मेरी नज़र में। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस। सो उन लोगों के ज़ाती जज़्बात भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि इनमें से सब लोगों को कोई लिफ़ाफ़े मिलते होंगे या इनको कोई पर्क्स मिलते होंगे। इनकी हमदर्दियाँ भी हैं। सो बहुत अच्छा बैलेंस होता कि अगर नए लोग आते जो किसी की तरफ ना होते, उनकी एक बैगेज ना होता उनके साथ माज़ी का, जब वो आज के दिन में बात कर रहे होते आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर, तो उस बात की बड़ी अहमियत होती, उसके ऊपर लोग यकीन भी करते। सो अब बड़ा इजीली डिफ़ाइन किया जा सकता है कि इन सहाफ़ी के फ़लाँ जगह पे ताल्लुकात हैं। एक हमारी अच्छी सबसे बड़ी और अच्छी मिसाल है हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब हर दौरे हुकूमत के अंदर रिसीविंग एंड पे ही होते हैं, आम तौर पे, उमूमी तौर पे। सो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे सारे पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि वो बहुत सालों से एक प्राइम टाइम शो करते आ रहे हैं, अखबारात के साथ मुंसलिक रहे हैं, और उनकी तो कहानियाँ भी सुनने वाली होती हैं, जो जो वाक़यात उन्होंने कवर किए हुए हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन वो मेरे ख़्याल से जर्नलिज़्म के तकाज़ों को तो मद्देनज़र रखते हैं, हर दौर के अंदर एक क्रिटिकल आवाज़ भी बन जाते हैं। उनके अंदर आपको ये तासुर नहीं देखने को मिलता कि इनकी पर्सनल किसी के साथ दोस्ती है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि अगर वो सर्वाइव कर सकते हैं अपने इस रवैये, अपने इस कंडक्ट के साथ, तो बाकी लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों इतना गिव अप कर दिया अपना जो जर्नलिस्टिक उनका इंटेग्रिटी थी? इस दौर में आपने ज़्यादा लोगों को अपनी इंटेग्रिटी लूज़ करते देखा या पिछले इमरान खान साहब को? क्योंकि इमरान खान साहब के भी तो अपने पोस्टर हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स थे ना, जो वो उस वक़्त स्क्रीनों पे बड़े हाँ। छाए हुए थे, और इमरान खान साहब के लिए अब वो तो वो दौर ज़्यादा था जहाँ पर आपके आगे लोगों का भेद खुला, या ये मौजूदा दौर में ज़्यादा लोगों का खुला? देखिए, दुःख उसका होता है जिससे आपकी कोई उम्मीद होती है। हुँ, सो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, इसलिए जब उनके बारे में मिथ ब्रेक हो गया हमारा कि ओके, यहाँ पे अपने आसाब को आपने कंट्रोल में रखना था, या यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कोई बड़ेपन की बात करेंगे, वो आपने नहीं की। सो जो पीटीआई के दौर में थे उनकी पोजीशन वाज़ेह थी। वो उस टाइम पर भी बैठकर इतनी एक्सट्रीम पोजीशन लेते थे, वो अपने जिन पॉलिटिशियंस को नहीं पसंद करते थे असद, अपने सोशल मीडिया या टॉक शोज़ वगैरह के ज़रिए भी उनके चेहरों का भी मजाक उड़ाते थे। हमें अब लोगों को ये तल्ख बातें याद कराने की ज़रूरत नहीं है, और वो हमारे कॉलीग्स जो हैं वो अब एक रिसीविंग एंड पे हैं, तो हम उनको ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहते। लेकिन आपने बैठकर झूठे इल्ज़ामात लगाए लोगों के हवाले से, आपने उन जर्नलिस्ट जो उस वक्त की हुकूमत की मुखालफत करते थे उनके ऊपर ज़ाती नौयत के हमले किए। तो आप तो बिल्कुल उस वक्त रियासत के साथ ऑपरेट कर रहे थे, और आप कहते भी यही थे। बेसिकली वो कहते भी यही थे कि हम एक रियासती नुमाइंदे के तौर पे, तो उनसे मुझे नहीं लगता था कि उनको बेसिक्स भी हैं, मालूम हैं कि आपने क्या तकाज़े हैं जर्नलिस्ट हुँ। होने के। सो उनसे नहीं एक्सपेक्टेशन थी, जिनसे थी उनके मामले में ज़रूर मैं डिसअपॉइंट होती हूँ। आज के दौर में उन्होंने डिसअपॉइंट किया? आज के दौर में डिसअपॉइंट किया। आज के दौर और मुझे ये बताइए कि अब अगर आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया को, जिसका आप खुद भी आज हिस्सा हैं, आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की अब साख है कि ये भी कोई बयानिया बना पाता है? या आपको लगता है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी तेज़ी से इसने साख खोई है, तो अगर इसका इस्तेमाल हो भी रहा है कोई बयानिया बनाने के लिए, तो वो बन इसलिए नहीं पा रहा कि साख ख़त्म हो गई है? बयानिया आप बनाने की अगर कोशिश की भी जाए तो मेरे ख़्याल से मुश्किल होगा। सेकेंडली सोशल मीडिया हैज़ टेकन ओवर। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर असद जो मुझे परेशानी की बात लगती है वो ये है कि कोई किसी की बात पे यकीन नहीं करता। वेरी रेयरली, बड़े कम ऐसे लोग हैं कि जिनकी बात लोग सुने। आप यूजुअल जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुख्तलिफ तरह की आपकी फॉलोअरशिप है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी और को। आजकल ज़्यादा ऑपोजिशन की जमातों की आपको व्यूअरशिप मिलती होगी। आप उनकी मर्ज़ी के मुखालिफ किसी को लेकर यहाँ बैठ जाएं पॉडकास्ट में,
तो वो बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट कर देंगे। वो कहेंगे असद तूर आइंदा हम आपका प्रोग्राम नहीं देखेंगे। ये हुआ ना आपके साथ कुछ हाँ, आपके साथ भी हुआ होगा यकीनन। सो मेरे ख़्याल से आजकल का ये जो एक पोलराइजेशन का एक इसको हम पोलराइजेशन ही कहते हैं, तक़सीम है। उस तक़सीम के अंदर कुछ ऐसी मोतबर आवाज़ें होनी चाहिए जिसको लोग कम से कम आंखें बंद करके यकीन तो कर लें कि ख़बर तो ठीक दे रहे हैं। उसमें एनालिसिस को कम कर दिया जाए और हकीकी ख़बर भी अगर बयान कर दी जाए तो वो भी बड़ा अहम होगा। लेकिन वो मोतबर आवाज़ें एक तो नहीं रही जो रीज़न्स हमने बयान किए, और जो मोतबर आवाज़ें हैं भी उनको वो भी उनकी भी व्यूअरशिप बहुत कम हो गई है। लोगों ने ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी के, और ये हमारे जो व्यूअरशिप के हवाले से बिलखुसूस डिजिटल लिटरेसी के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए कि लोगों को इस बारे में मालूम होना चाहिए कि उन्होंने देखना किसको है। सो जो उनके ख़यालात को वैलिडेट करते हैं आपके यूट्यूब पे बैठकर दोस्त और कॉलीग, ज़्यादातर अब लोग उनको सुनते हैं। और कोई दूसरी पार्टी होगी जिसकी मर्ज़ी की बात कोई और व्लॉगर कर रहा होगा बैठकर, तो वो उनको भी सुन लेंगे। सो ज़्यादातर जो हमारी व्यूअरशिप है वो उस तरफ चली गई है। सेकेंडली असद, अब हम टीवी पर बैठकर जो हमारी लिमिटेशंस हैं, हम पे पैमरा के रूल्स भी अप्लाई होते हैं, अब तो डिजिटल के ऊपर भी बड़े सख्त रूल्स अप्लाई होते हैं। और दूसरा हम एक, क्योंकि मैं तो थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ बातचीत करने के अंदाज़ में, तो हम उसको वो जो एक चस्का उनको ऑनलाइन गुफ्तगू सुन के मिलता है उसको मैच नहीं कर पा रहा। टीवी ने अपने आप को अगेन इवॉल्व नहीं किया है। हमारे मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के सेट आज तक तब्दील नहीं हुए। टीवी का जो एक टॉक शो होता है उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जाता, उनको वो रिसोर्सेज नहीं दिए जाते कि जिसकी बुनियाद पर हम चले जाएं किसी दिन, हम जाकर उन इलाकों से कोई प्रोग्राम करके लेके आएँ जिसमें लोगों को देखने में कोई इंटरेस्ट होगा। अच्छा, कई दफ़ा हम इस किस्म का प्रोग्राम तरतीब दें जिसके अंदर बहुत सारे आपके कुछ रिसोर्सेज भी लग जाते हैं, क्योंकि आप जब डॉक्यूमेंट्री स्टाइल प्रोग्राम्स हुआ करते थे पहले, उसके अंदर आपको पेशावर जाके किसी का इंटरव्यू करना है, कराची सिंध जाकर आपको किसी और से बात करनी है, लोग वैसी चीज़ देखने में इंटरेस्टेड होते हैं। और आज भी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो ऐसी प्रोग्रामिंग हो रही है जो लोग देखने को पसंद करते हैं। सो आई थिंक रिसोर्सेज की कमी है, और कमी से मुराद ये है कि रिसोर्सेज दिए नहीं जाते आपके जो न्यूज़ टीम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनको। दैट इज़ प्रॉब्ली वाई लोगों का शिफ्ट हो चुका है रुझान डिजिटल मीडिया की लेकिन तरफ। वो उसकी शायद वजह ये भी है क्योंकि टीवी चैनल्स को अब ये बहुत आसान लगता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ। से दो बातें उठाएं, दूसरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी उठाएं, उनको सुनाएं कि इन्होंने उनको जवाब दिया, उन्होंने इनको जवाब दिया, फलां ने किया, फलां की प्रेस टॉक, फलां का शॉट, वो करके उनका बुलेटिन का पेट भर जाता है। हम्म। और बाकी टॉक शोज हैं वो वैसी स्टूडियो और ये से बड़ा आसान भी है जी, ऐसा करना, तो वही ना, तो इसमें कोई एफर्ट नहीं लगती एफर्ट आपकी। भी नहीं करनी पड़ती, आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी फिर नहीं होती हम्म। उतनी, आपके टीम भी आपको फिर बड़ी नहीं करने की ज़रूरत। तो फिर उनको एक कम कॉस्ट में अगर उनकी स्क्रीन 24 घंटे पूरे कर रही है तो मेरे ख्याल में सेठ तो उनका फिर उनका एजेंडा है भी नहीं सहाफ़त। उनका तो एजेंडा ही ज़ाहिर बात है वो अपना बिजनेस को प्रमोट करना है, अपने ताल्लुकात पावरफुल कॉरिडोर्स में बेहतर बनाना है, तो वो तो यही करेगा। लेकिन असद, अब ये देखिए ना, एक आपकी जब आप एक टीम हायर करते हैं, किसी एंकर को भी हायर करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना के लिए भी तो कोई होना चाहिए। सो उसमें एक एफर्ट पुट करते थे, हमने भी एक बार कोशिश की कि हम हर चीज़ का सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेके आएँ, उन लोगों को लेकर आएँ। आप जानते हैं कई दफ़ा मैं आपके ज़रिए भी हमारे कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स या लोग होते थे, हम आप लोगों से मशवरा भी अपने दोस्तों से, आप जैसे कई दोस्तों से ये मशवरा करते थे कि आपके ख़्याल में हम सिक्योरिटी पे इस हवाले से बात कर रहे हैं तो कौन रेलेवेंट होगा दिफाई तज्ज़िये के लिए, क्योंकि हम ऑब्वियसली नहीं जानते कि किसकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कौन कौन है, ख़ासकर इदारों के रिटायर्ड जो लोग हम बुलाते हैं जिनको टॉक शोज़ में। और बड़ा स्पेसिफिकली कि अगर ये अफ़गानिस्तान से या मिलिटेंसी से रिलेटेड, खैबर पख्तूनख्वा से रिलेटेड बात है तो इसको हम इन साहिबान के साथ करें। तो हम एक एफ़र्ट पुट करके पैनल बनाना शुरू हुए, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि उसमें से किसी को कैंसिल करा दिया जाता था कि यार वो, क्योंकि टीवी चैनल फेमिलियर नहीं है। अब अगर ऊपर आपके कोई एडिटर ऐसे बैठे हों तो उनको तो या डायरेक्टर न्यूज़ बैठे हों तो वो तो फेमिलियर होंगे कि ये किस माइंडसेट के साथ इस बंदे को बुला रहे हैं, दे गोइंग टू बैलेंस इट आउट, और इस बंदे की क्या इंपॉर्टेंस है इस पैनल में बैठने की। अब जो एफर्ट है वो करना छोड़ दी टीवी चैनल्स एंकर्स ने, और वो भी उन्हीं लोगों को बुला लेते हैं जो पॉलिटिक्स पे भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी पे भी बात कर रहे हैं, दिफाई मामलात के ऊपर भी बात कर रहे हैं, वो एक ही इंसान है। तो जब हमारा देखने वाला है, नाजरीन जब देखते हैं इस चीज़ को,
तो उनको एफर्ट नज़र नहीं आती और उनको ये नज़र आता है कि कल इनकी तो हम लोकल बॉडीज़ के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे थे, आज ये दिफाई एक्सपर्ट कैसे हो गए, या ये इलेक्शन एक्सपर्ट कैसे हो गए कल अगर ये उस मौजू के ऊपर बात कर रहे थे। सो देर वेरी फ्यू ऑप्शंस, और एक एफर्ट का फुकदान भी है और मोटिवेशन नहीं है एंकर्स और जर्नलिस्ट और उनकी टीम्स को। फिर इसके अंदर एक और चीज़ का भी बहुत है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है असद हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। अब हालात पहले भी हमने ये दौर देखा है, आपने और हमने मीडिया में। अब हालात ऐसे हैं कि एक यंग लड़का इंटर्नशिप के लिए लड़की या लड़का आना चाहेंगे, बाद में वो अपना फ्यूचर किसी दूसरे मुल्क में ही देख रहे होते हैं। तो वो एक थोड़े टाइम के लिए वो मीडिया में आएंगे, फिर वो चाहेंगे कहीं बाहर अप्लाई कर लें। मैं कई ऐसे भी नौजवानों को जानती हूँ जिन्होंने फिर प्रोफेशन ही चेंज कर लिया। किसी ने कोई दुकान डाल ली, एक नौजवान है उसने वो फ्रूट्स सप्लाई करने का बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, कोई रियल एस्टेट या इन चीज़ों के अंदर चला गया। हालांकि उनका पैशन था जर्नलिज्म, उनको बहुत ख्वाहिश थी कि वो क्यों जर्नलिज्म में। डिसअपॉइंट हुए वो आके? डिसअपॉइंट इसलिए हुए कि अगर हर महीना आपको अपनी तनख्वाह मांगनी पड़े, हर महीने आपको ये कहना पड़े कि आप तनख्वाह कब देंगे, मालकान तनख्वाह नहीं देते। कोई रूल्स ही नहीं है टीवी चैनल्स के अंदर सैलरीज़ के हवाले से। और ये मैं बड़े बड़े चैनल्स का भी आपको बता रही हूँ। मैं पाकिस्तान के एक लीडिंग चैनल में ऐसे वक्त में काम करती थी जो उनसे ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई और कमा सकता होगा। उस वक्त भी बड़ा 2-3 महीने का डिले हुआ करता था, 3-3 माह बाद तनख्वाह आती 2-3 महीने बाद आती थी। लेकिन ये मैं पुरानी बात कर रही हूँ, मैं 7-8 साल पहले की बात कर रही हूँ। मुझे आज भी वही हालात देखने को मिलते हैं। 1-2 इदारों के अलावा, ऑब्वियसली मैं सबको नहीं, इसके अंदर मेरा हर चैनल का तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। अलबत्ता मैंने डॉन में काम किया है, वहाँ तो आपने भी काम किया हुआ है एक दौर में, वहाँ तो बड़े अच्छा रूल है, टाइम पे सैलरी आती है। मैं समा में भी सुनती हूँ कि टाइम पे सैलरी दी जाती है, उनके भी बहुत अच्छा निज़ाम है। लेकिन ज़्यादातर इदारों के अंदर इस बारे में कोई रूल्स नहीं है। वही लोग जो अपने दूसरे बिजनेसेस चला रहे होते हैं, वहाँ डॉट पहली तारीख को वो तनख्वाह देते हैं। मीडिया के माजरत के साथ उन्होंने सहाफ़ियों को इतना, सॉरी टू से, इतना गया गुजरा समझ लिया है कि यार ठीक है जाओ किसी दूसरे चैनल पे, वहाँ भी नहीं टाइम पे आपको पैसे मिलेंगे। सो आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट, या उनका बिजनेस मॉडल उस तरीके से चल नहीं पा रहा है जिस तरह वो चलाना चाह रहे हैं। लेकिन आई स्टिल डाउट इट। मुझे ये लगता है कि यूज टू हो गए हैं कि ठीक है ये सहाफ़ी हैं, इनको और कहाँ काम मिलेगा, इन्होंने करना तो मीडिया में ही है और इतने ऑप्शंस भी नहीं हैं अब। सो इस वजह से हमारे बहुत से यंग लोग जो हैं वो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, जो बहुत ज़्यादा शौक के साथ इस प्रोफेशन में आए थे। और मैंने बहुत से लोगों को के साथ जो काम किया है उनको मैं समझती हूँ कि मीडिया ने लूज़ कर दिया है। अब फाइनली दे हैव लाइक मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस प्रोफेशन। और मुझे ये बताइए, ये कि हम बहुत टर्म सुनते हैं लिफाफे की, हम्म लिफाफे मिलते हैं सहाफ़ियों को, एंकर्स को? कोई लिफाफा कभी आपको ऑफर हुआ हो? कुछ होते हैं लिफाफे ऑफर? यार मुझे तो कोई कोई लिफाफा आज तक ऑफर नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो असद तूर आप मेरे हालात तो कोई बदलते हुए देखते, आपके अरे सामने ही है मेरे ज़िंदगी के अरे नहीं, तमाम मैं हालात। पूछा इसलिए पूछा कि लेकिन देखिए जो क्या लिफाफे की जो इस्तिलाह है, एक तो जो हमारे एंकर्स होते हैं नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, टीवी पर्सनालिटीज़ होती हैं और पब्लिक डोमेन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तनख्वाह एक अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे सीनियर एंकर्स हैं जो 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं जो किसी दूसरे प्रोफेशन में आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए उनके एसेट्स वगैरह बन जाते हैं, एक लाइफस्टाइल बन जाता है। फिर कुछ ऐसे हैं जो जिन लोगों के हवाले से ये इल्ज़ाम, एक आम तासुर और इल्ज़ाम रहता है कि उन्होंने कोई पर्क्स लिए साइड लाइंस के ऊपर अपने लिए या अपनी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन बराह रास्त मेरे ख़्याल से लिफाफे नहीं दिए जाते। ये जहाँ तक मेरा मेरा मैं अब किसी और के लिए क्या बात करूँ असद नहीं यार। नहीं, मैं इसलिए पूछा हाँ। अब्सा, क्योंकि मैं आपको तो जानता हूँ, हम्म, मैं आपका लाइफस्टाइल भी हाँ। जानता हूँ, आपके फैमिली भी जानता हूँ सारा। लेकिन आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानती होंगी जो हमारे बाद आए हैं इस प्रोफेशन में, आपके भी बाद में आए हैं, ठीक है? और वो फार्म हाउसेस, गाड़ियों के मॉडल बदल रहे हैं, हम्म, उनका स्टेटस बदल रहा है। आए वो 70 पर यूनाइटेड की 70 थी उनके पास, और आज वो हम्म, फार्म हाउसेस हैं, कई वहीं से हुकूमत में चले गए, अब वो हुकूमतों का हिस्सा हैं। तो लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं। तो ये क्या, आपको क्या लगता है कि ये लोग आए इसी टारगेट से थे, या हमारे प्रोफेशन ने इनको ऐसा कर दिया? क्या होता है आखिर? इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है असद। हर इंसान का एक अपनी ब्रॉट अप होती है, आपको किन वैल्यूज़ के साथ घर में बड़ा किया गया है, फिर आपने अपने सीनियर्स से क्या बात सीखी है। तो मेरा जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल
अब तो लोग बड़े हैरान होते हैं हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी पॉलिटिशियन से मुझे मिलके कोई ख़बर डिस्कस करनी है, या कोई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ वगैरह, आप जानते हैं कि हम सहाफ़ी जो है हर किसी से बातचीत करके उनके ख़्यालात जानते हैं अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगी कि वो मेरी कॉफ़ी का बिल पे करें, वो खा 300 रुपये या 500 रुपये की चाय या कॉफ़ी ही क्यों ना हो। आए मैं मेरी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। बल्कि मुझे, और ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मतलब ये 300-500 रुपये अगला माइंड कर जाता है कि यार आप अपने आप को समझती क्या हैं। बल्कि मेरी ये खातून है, वो पॉलिटिक्स में है, उनके साथ मैं बैठी थी और हम ज़ाती नौयत की गुफ्तगू कर रहे थे, वुमन टू वुमन। आई डिड नॉट लेट हर पे फॉर माई कॉफ़ी, इवन आई डेंट पे फॉर हर कॉफ़ी। मैंने कहा यार आपका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, आप भी मेरे से मेरे पैसों की मत पिए कॉफ़ी। सो द मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे हमारे एक मिनिस्ट्री है, उसमें एक सेशन होना था जो मॉडरेट करने के लिए। मैं आमतौर पे कॉन्फ्रेंसेस में मुख्तलिफ पैनल डिस्कशंस को होस्ट भी करती हूँ, और उसका हमारी सहाफ़ती उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन वो क्योंकि एक सरकारी ऑफ़र थी, एक क्या कहते हैं उसको, एक मिनिस्ट्री में ये कंडक्ट किया जा रहा था, तो मैंने उनको ये कहते हुए एक पैनल उनसे, डिस्कशन थी। पैनल डिस्कशन थी, लेकिन उस पैनल डिस्कशन के अंदर कुछ ऐसे लोगों ने होना था, और क्योंकि वो एक मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो उन मिनिस्टर साहब ने भी होना था, एक तो डिप्लोमेट्स ने भी होना था, तो मेरे पास मार्जिन ना होता कि मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन कर सकूं, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट की पजीराई के लिए किया जा रहा था। पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए किया जा रहा था। सो मैं एज अ जर्नलिस्ट ये मुनासिब ही मैंने नहीं समझा कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के सिर्फ उनसे वो सवालात करूं जो कहा गया है कि इन चीज़ों के अराउंड आपने डिस्कशन को रखना है, और क्रिटिकल क्वेश्चनिंग ना कर सकूं जो मेरे जहन के अंदर आ रहा था। और वो मुनासिब फोरम नहीं था कि जहाँ पर मैं उनको क्रॉस क्वेश्चन भी करती, क्योंकि वहाँ पर बाहर से डिप्लोमेट आए हुए थे, और वो एक्चुअली उस प्रोजेक्ट की पजीराई के लिए वो पैनल डिस्कशन रखी गई थी। सो मैंने उनको ये कहते हुए माजरत कर ली, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा इससे क्या? मैंने कहा क्योंकि आप एक सरकारी प्रोजेक्ट के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप अगर सहाफ़त के बारे में कर रहे हों, या आप किसी ऐसे जेनेरिक टॉपिक के बारे में कर रहे हो जहाँ मेरे पास क्रॉस क्वेश्चन का भी इख्तियार होगा, तो मैं ज़रूर कर लूँगी। सो ये उनके लिए यकीनन बड़ी एक हैरत। उन्होंने कहा आज तक किसी जर्नलिस्ट को ये कहते हुए सुना नहीं। सो मेरे ख्याल से लेकिन कोई ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता असद ये चीज़ें। हम लोग जो दोस्त हैं एक दूसरे के, वो एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि किसी के क्या जर्नलिस्टिक कंडक्ट क्या है आपका, लेकिन आम तौर पे लोग ये चीज़ नहीं देख रहे होते। वो जिन लोगों ने मोटरसाइकिलों से गाड़ियाँ ले ली, उन्होंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। उनको अगर किसी के लिए बयानिया बिल्ड करना था, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी बना कर दिए गए होंगे, उनको इसके अलावा साइड लाइंस पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं। सो वो लोगों ने किया, अब उसको इस्तेमाल किया। सो दैट्स आई थिंक दैट इज़ वाई एक डाउनफॉल हमने देखा है मीडिया का और जर्नलिस्ट का। वैसे आपकी पॉलिटिशियन से दोस्तियां हैं कोई, चंद या ज़्यादा है आपकी दोस्तियां? नहीं। मैं उसको दोस्ती नहीं कहती, एक आपका एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इस तरीके से हो जाता है कि असद हम इस्लामाबाद में होते हैं। सो जब आप सोशलाइज करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई पॉलिटिशियंस भी आए हुए होते हैं, डिप्लोमेटिक लोग का कम्युनिटी से भी लोग आए हुए होते हैं, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ करने रखने वाले लॉयर्स, ह्यूमन राइट्स से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ तो हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है जब फ्रीक्वेंटली आपकी लोगों से सोशली मुलाकात हो रही होती है तो वो आपको अपना दोस्त भी कह देते हैं। हमारा पाकिस्तान के कल्चर के अंदर है, आपको बहन कह देगा कोई, या आप किसी को भाई कह देंगे, तो ये भी हमारे यहाँ होता है। सो और सेकेंडली क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करती हूँ, तो एक अच्छा आपका रिलेशन ज़रूर डेवलप हो जाता है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस जो हैं वो बड़ा ईजी टारगेट होते हैं लोगों के लिए, लेकिन मैंने इनको बहुत रख रखाव वाले लोग पाया है। ये बड़ी रिस्पेक्ट करने वाले लोग भी हैं, जो हल्के की सियासत करने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उन्होंने लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है। वो हमारे जो मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, हम ख़वातीन जो जर्नलिस्ट हैं, हम सब के साथ एक बड़ा अच्छा माहौल हमें फ़राहम करते हैं हमारे टॉक शोज़ के अंदर। ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं ये उनकी मैं ज़रूर आपके प्लेटफॉर्म पे तारीफ़ करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है डेली बेसिस पे पॉलिटिशियंस तकरीबन ज़्यादातर जो आपके मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ हमारा रहता है प्रोग्राम के ज़रिए इंटरेक्शन। सो इट्स ऑलवेज़ वेरी पॉजिटिव, और एक उनके अंदर एक ये है कि वैल्यूज़। आपको लगता है कि ये जो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ज़रा लोगों को इसका आइडिया हो कि जो हम इन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये, तो इनका कहीं ना कहीं जब फिर हम इनको अपने शोज़ में लेते हैं या इंटरव्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी इंटरेक्शंस की वजह से इनसे। होना नहीं चाहिए असद।
जिस तरह मैंने मिसालें दी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं जैसे हामिद मीर साहब हैं, उनके तो सारे पॉलिटिशियंस के साथ करीबी उनको जानते हैं सारे बड़े अच्छे तरीके से, बहुत सालों से उनका ताल्लुक है, उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं उनकी ज़िंदगियों के हर तरह के। लेकिन सवाल तो वो करते हैं जब उनके सामने वो पॉलिटिशियन आकर बैठता है, और ब्रेकिंग न्यूज़ भी उसी में से निकलती है हमारे लिए, हम कई अरसा वो खबरें चलाते हैं। सो होना नहीं चाहिए। बल्कि इनफैक्ट मेरी अगर किसी से बड़ी फ्रेंडली बातचीत और हंसी मजाक भी हो रहा हो, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं और ज़्यादा, अगर वो एक पावरफुल पोजीशन के ऊपर बैठे हैं तो उनसे ज़्यादा सख्त सवाल किया जाए। सो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए, किसी भी यही तो मसला है ना असद, दैट इज़ वाई कि एक थिन लाइन होती है जर्नलिस्ट के लिए। सहाफ़ी की पूरी ज़िंदगी का जो लाइफ स्टाइल होता है वो जर्नलिस्टिक होना चाहिए, वरना आप इस प्रोफेशन में मत आएँ, वरना आप पीआर का बिजनेस करें। बहुत चलता है अब तो, डिजिटल मीडिया आ गया है। आप किसी पॉलिटिशियन को कहें हम आपकी पीआर करते हैं और आप हमें हायर कर लें, वो आपको कर लेंगे हायर। आप उनकी ऑनलाइन पीआर करें, एक अच्छा ताल्लुक निभाएं उनके साथ। आप जर्नलिज्म में आप मत आएँ अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं है कि जब ये आज जिनकी इस हक में बात कर रहा हूँ या इनके साथ होने वाले मजालिम के हवाले से बात कर रहा हूँ, कल इन्होंने अगर आकर जुल्म किया तो इनको भी हमने आड़े हाथों लेना होगा या इनको भी जवाबदेह करना होगा। सो दीज आर वेरी थिन लाइंस, जो कि मुझे बड़ा दुख होता है कि ना तो कोई, जो लोग फॉलो करते हैं उनको कोई नोटिस करता है, और जो नहीं फॉलो करते वो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और कोई आपका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो लफ्ज़ है वो आप सुनेंगे ही नहीं पाकिस्तान में कहीं पर बहस होता हुआ। सो इट्स अ वेरी सेक्रेड प्रोफेशन, अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड, द क्योंकि मैं प्रोफेशन बाज़ अपने इटसेल्फ। जर्नलिस्टों को देखता हूँ कि वो रोज़ तस्वीरें लगा रहे होते हैं, फ़लाँ जगह पॉलिटिशियंस के साथ खाना खा रहे हैं, फ़लाँ जगह पे कॉफ़ी पी रहे हैं, फ़लाँ जगह पे उनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार मतलब इतना, पहले तो बात ये है कि इतना वक्त कैसे निकालते हो कि यही कर रहे हो सिर्फ, ठीक है, और फिर क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, खबर के हद तक ताल्लुक होना चाहिए। और मुझे ख़ास तौर पे, मैं आपको कोट करूँ, मुझे लाहौर में ये चीज़ का बड़ा एक धचका लगा जब मैं गया कुछ अर्सा के लिए लाहौर में। मैंने जॉब की थी, तो वो मुझे एक दफ़ा जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि वो फ़लाँ पॉलिटिशियन के डिनर पे चल रहे हैं तो आप भी चलें। तो मैं चला गया उनके साथ। मैं तो खबर की लालच में गया, मैंने कहा उधर को बात होगी, पॉलिटिकल बात होगी, खबर होगी। वहाँ पे गया, पता चला कि वो सिर्फ खाना खाया गया और ज़ाती नोयत की बातें की गई। और फिर जब वहाँ से निकले तो अगले दिन का निकलते हुए वो जर्नलिस्ट प्लान कर रहे थे कि अब उसको ना कहे कि वो कल हमें खाना खिला दे, ये वो। तो मैं थोड़ी देर के सुना, मैं वापस आया तो अगले दिन फिर उनका आज फलां की तरफ जाना है। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैंने एक दिन टाला, दो दिन, तीसरे दिन फिर मैंने जब उनको स्ट्रेट कह दिया, मैंने कहा भाई मैं ये खाने में यकीन नहीं रखता। मैं सिर्फ उस हद तक खाने पे ज़रूर जाता हूँ जहाँ पे कोई सियासी बात होनी हो, मुझे खबर चाहिए होती है, और अगर खबर नहीं है तो मैं तो नहीं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होता। तो वो मैं इधर भी बहुत से आजकल जर्नलिस्टों को देखता हूँ कि वो यही सारा वक्त कर रहे होते हैं, और फिर कुछ तो बाकायदा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एसोसिएट हो गए हैं। जो प्रो पीटीआई हैं वो पीटीआई के अंदर ही घुसे हैं, जर्नलिस्ट भी बने हुए हैं और पीआर भी चला रहे हैं पीआर भी उनकी। चला रहे हैं, ठीक है। और फिर इवन के पार्टियों के अंदरूनी लड़ाइयों में वो फ्रीक बने हुए होते हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे बड़ा एक शॉक लगता है देखकर। अच्छा, मैं असद इधर वैसे इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए जब आप ना डेली बेसिस के ऊपर आपकी किसी लोगों के साथ इंटरेक्शन रहे, मुलाकात रहे, अगेन मैंने जिस तरह कहा कि पॉलिटिशियंस बड़े रख रखाव वाले लोग हैं, आपका अपना भी यही एक्सपीरियंस ज़रूर रहा होगा, ख़ासकर हल्के की सियासत करने वाले। और हम ख़वातीन के साथ बड़े एहतराम के साथ पेश आते हैं जो हमारे इंटरव्यूज़ पे लोग आते हैं। तो आपका इतना तो डेवलप हो जाता है कि उनके यहाँ अगर कोई खुदा न खास्ता फौत की हो गई तो आप दुआ करने जाते हैं, उनके फिर यहाँ कोई बिल्कुल शादी होती है उनके किसी बच्चे की, आपको इनवाइट आता है, आपके यहाँ अगर कोई शादी हो तो आप उनको भी इनवाइट कर लेते हैं बिल्कुल जिनके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक होता है। लेकिन ये जो एक होता है ना क्यूरियोसिटी, जो जर्नलिस्ट के अंदर होती है, वो आपके अंदर, हमारे अंदर एक हद तक है। मैं बहुत से और कॉलीग्स को जानती हूँ जो हमारे लीडिंग रिपोर्टर्स भी हैं, पाकिस्तान के कामयाब रिपोर्टर्स हैं, वो 2 मिनट के लिए मिलेंगे तो वो दूसरे से पूछेंगे तुम्हारे पास क्या खबर है। और मैंने इसी तरह के जर्नलिस्ट को देखकर उनसे इंस्पायर होकर मैं इस प्रोफेशन में आई थी। मुझे इतना फैसिनेटिंग लगता था कि यार ये 4 इकट्ठे होते हैं और 4 तरह की खबरें निकलती हैं और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। और वो दौर भी बड़ा फिर भी आज से कोई 12-13 साल पहले इनसिक्योरिटीज़ कम थी। रिपोर्टर्स हकीकी खबर एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के शेयर करते थे। कोसार मार्केट बड़ा हब हुआ करता था सहाफ़ियों के इकट्ठे होने का। सो वो जो एक क्यूरियोसिटी है जो एक जर्नलिस्ट बनने के लिए आपके अंदर लाजिम है, और जो अगर बैठे होते हैं हायरिंग प्रोसेस, वही अगेन आई विल टेक यू बैक टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स आई वाज गिविंग यू, कि जो लोग उन लोगों को हायर करते हैं वो कोई खसूसियत तो देख कर ही हायर करते हैं ना, कि यार ये बड़ा सख्त तरीके से सवाल करने की सलाहियत रखता है, ये नरम लहजे में बात करने की सलाहियत रखता है, और इस नौजवान में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है।
और जर्नलिज्म के अंदर क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब आप उस पॉलिटिशियन के साथ अगर हर रोज़ डिनर भी कर रहे हैं तो आप हर रोज़ 4 तरह की कोई नई बात भी उससे उसकी पार्टी के बारे में पूछ सकते हैं। सो आई थिंक इट हैज़ बिकम मोर ऑफ कि जो इसको ये हम कह सकते हैं कि असद लोग सोशल क्लाइंबिंग के लिए, दोस्तियाँ बनाने के लिए, अपने ताल्लुकात वगैरह एंजॉय करने के लिए ज़्यादातर इस प्रोफेशन में आना शुरू हो चुके हैं, बजाय इसके कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा बेहतर कर सकें। ऐसी महफ़िल के अंदर वो बैठे हैं, ख़ासकर इस्लामाबाद में रहते हुए आपकी सिर्फ सियासतदानों से नहीं इंटरेक्शन होता, आप बेतहाशा डिप्लोमेटिक इवेंट्स के ऊपर जाते हैं। और अब जब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर थोड़ा एक्टिव हुआ है और रेलेवेंट भी हुआ है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है। पहले मैं कई दफ़ा चीज़ें मिस कर देती थी, लेकिन अब अगर ऐसे किसी मुल्क की के सफारत खाने में कोई इवेंट है जिससे मुतालिक पाकिस्तान की कोई एक्टिविटी और कोई सरगर्मी चल रही है हमारे उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से, फिर मैं प्रेफरेंस पे रख के जाती हूँ और मेरे साए ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं उन डिप्लोमेट से पूछने के लिए। और आप जानते हैं सिफारतकारों से कोई जवाब लेना सीधा बड़ा मुश्किल काम होता है। सो लेकिन आई गो विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो ये एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी है जो हमारे बहुत से और भी कॉलीग्स के अंदर मैं नोट करती हूँ कि वो जहाँ उनको कोई पॉलिटिशियन मिल जाए तो वो सिर्फ बेतहाशा सवालात की भरमार कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन को इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, आई थिंक। अच्छा, एक चीज़ और अब्सा, जो एक टॉपिक मैं इसके बाद मैं डिजिटल मीडिया की साइड पर भी आना चाहूँगा। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जर्नलिज्म अब एक ज़्यादा ख़तरनाक प्रोफेशन हो गया है, या आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ खतरात कम हुए हैं और स्पेस मिलना शुरू हुई है? क्या हुआ है इस दौर में, आप कैसे देखती हैं? देखिए, इसमें गुड न्यूज़ ये है कि इंडिविजुअलिज्म की तरफ चीज़ें जा रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो है आई थिंक इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छा कंटेंट आना शुरू हो गया है। इस तरह के प्रोग्राम्स हैं जो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी क्योंकि सुनना और देखना पसंद करती हूँ, आपका जैसा कि ये पॉडकास्ट है और इससे पहले आपका व्लॉग भी था। सो इसमें अच्छी बात तो ये है कि इस पे फिर आप अपनी सलाहियत पे जाने जाते हैं। दो तरह की चीज़ों पे जाने जाते हैं। कुछ लोग हैं नफ़रत अंगेज़ी करते हैं, जिस किस्म की पॉलिटिकल साइड्स लेते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की गेन होती है। और उसमें जब उस पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ आपने कोई किसी दिन एक बात कर दी तो वो फिर वो जो सारा आपके अराउंड एक बनाया हुआ था, इतने सारी व्यूअरशिप और आपको हीरो बनाया हुआ था, उनको हमने धड़ाम से गिरते हुए भी देखा है, इर्रेलेवेंट हो गए रातों रात। सो जो क्रेडिबल लोग हैं जब वो आए इसके ऊपर डिजिटल मीडिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल से उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। उनकी एक स्टैंडिंग है आज सोसाइटी के अंदर, जहाँ फॉर एग्जांपल मैंने ज़ाती तौर पे लोगों को देखा है सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और मुख्तलिफ मैं पार्टीज़ की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपोजिशन की पार्टी की बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की साइड के भी, कि ये खबर आई है तो वो फ़लाँ का प्रोग्राम ऑनलाइन देखें, वो क्या बात कर रहे हैं इस बारे में। सो टीवी के ऊपर स्पेस कम हुई है। टीवी के ऊपर लोग वही जो हमने शुरू में बात की कि एक मोहतात बात कर रहे हैं ताकि उस टीवी चैनल के सर पे कोई मुसीबत ना आप डाल दें। फिर एक और चीज़ भी हमने देखी थी कि जब जियो और डॉन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई थी पुराने दौर में, 2014-15 में। बिल्कुल जी। डॉन लीक्स वाला मामलात हों या जियो के ऊपर भी जब मीर साहब पे अटैक हुआ और जी, जी। उसके बाद जो सख्तियाँ आई, जैसा कि डॉन लीक्स के बाद ना अखबार बंद हो गया डॉन का। उनके तमाम जो अखबार को उस वक्त जो नुकसान पहुंचा वो आज तक रिकवर आई थिंक नहीं कर सके हैं उस तरीके उधर से। सैलरी कट लग गई और आज तक रिकवर नहीं हुई वो वो सैलरी। आज तक नहीं हुए, वो बुनियादें हिल गई। चैनल जो अखबार का निज़ाम था चलने का, कि वो एक इंडिपेंडेंट पाकिस्तान का वेल रिस्पेक्टेड अखबार है जो आज तक उन्होंने सस्टेन किया है किसी ना किसी तरीके से उसको। जियो के अंदर हम काम कर रहे थे और हमने देखा है कि वो जो फिर बाद में सैलरी डिलेज और सारी चीज़ें हुई, उसमें एक वजह ये भी थी, मिसमैनेजमेंट होती है एक तो टीवी चैनल्स की, लेकिन उसके अलावा एक वजह ये भी यकीनी तौर पर रही होगी कि आपके जो चैनल बंद हो गया कैंटोनमेंट्स में, और आपकी जो इश्तिहारों से आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, फिर सरकारी इश्तिहार पाकिस्तानी मीडिया बहुत डिपेंड करता है उनके ऊपर, वो बंद हो गए। टीवी चैनल एक दिन भी बंद कर दिया जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है, और जी। वो चैनल तो काफ़ी अरसे बंद होता रहा। और उसके बाद केबल पे पिछले नंबरों पे फेंक दिया वगैरह। तो ये जो टैक्टिक्स थे सारे, मेरे ख्याल से इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इन बड़े इदारों को, क्रेडिबल इदारों को ख़ास तौर पे, जो आज तक वो रिकवर नहीं कर सके हैं। सो अब ये रिस्क कोई भी नहीं लेता। अब वो इदारे भी नहीं लेते जो मंजे हुए माने हुए इदारे हैं, जिनको फाइनेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर वो थोड़ी सी पोजीशन लें तो आई थिंक उनको ले लेनी चाहिए। आप कह रही हैं कि इन 2 इदारों के साथ जो हुआ उसका चिलिंग इफ़ेक्ट सब इदारों पर गया। और इन दोनों इदारों के अपने ऊपर भी हुआ है यकीनी तौर पर। सो मेरे ख्याल से अब ये तमाम तर एक अप्रोच तमाम इदारों में आपको एक ही नज़र आएगी, ख़ास तौर पे टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, कि सेफेस्ट ऑप्शंस के साथ आप जाएं
उन मौज़ूआत के ऊपर बात ही ना की जाए कि जिसमें ज़रा बराबर भी कोई ख़तरा हो। पहले इतना दिमाग इस्तेमाल किया जाता था कि भाई ये ख़बर करो और पकड़ में भी ना हो। हुँ। इसमें भी बहुत दिमाग इन्वॉल्व होता है। अब वो सिंपली कहा जाता है डोंट टच दैट टॉपिक। सो अब रेड लाइन्स हैं। अब रेड लाइन भी नहीं है, इसको क्या रेड लाइन आप कहेंगे? असद अब कोई असूल ही नहीं है। असूल भी तो कोई होता है ना, एडिटोरियल पॉलिसी। अब लोग कहते हैं आप हमारी एडिटोरियल पॉलिसी के मुताबिक चलिए। हमने कहा आपकी एडिटोरियल पॉलिसी है कौन सी? एडिटोरियल पॉलिसी का भी तो कोई लेवल होता है ना, हुँ। कोई हैसियत होती है। ये कौन सी एडिटोरियल पॉलिसी है कि आज आप कहते हैं बस बात ही ना करो, इस टॉपिक पे बात ही ना करो। सो और मेरा नहीं ख्याल कि हर इनको इदारों से इंस्ट्रक्शंस आती होंगी। और डू यू थिंक अब सा कि जो डिजिटल मीडिया है, वो मेनस्ट्रीम मीडिया से आगे बढ़ गया या अभी वो कॉम्पिटिशन में आ रहा है, अभी इवॉल्व हो रहा है? क्या आप समझती हैं डिजिटल मीडिया को जब आप देखती हैं? डिजिटल मीडिया के अपने तकाज़े हैं, वहाँ पे अपनी बात को सेल करने करने के लिए आपको और बहुत कुछ कहना पड़ता है, आपको केटर करना पड़ता है मुख्तलिफ़ किस्म के जज़्बात और ख़यालात रखने वाले सियासी जमातों के फॉलोअर्स को या मुख्तलिफ़ सोच रखने वाले लोगों को। टीवी के ऊपर हम इस सोच के साथ तो जाते नहीं हैं बिकॉज़ वी आर गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम दैट चैनल, राइट? सो उसके बाद हमें ये नहीं देखना होता जो एक असूल होना चाहिए मीडिया का। मैं सहाफ़त का मैं अगेन इसके ऊपर बहुत अमल करती हूँ कि आप किसी एक फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्विटर पे अपना कोई ओपिनियन देने जा रही हूँ तो मैं ये कभी भी नहीं सोचती कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू मेरा जा रहा है उसके फॉलोअर क्या सोचेंगे। हुँ। यूट्यूब पे आप ये सोचना पड़ता होगा, किसी ना चाह कर भी सोचना पड़ता है। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनको ये वो कहते हैं कि यार थोड़ा हमें वो व्यूअरशिप वहाँ से मिलती है। तो टीवी का एक तो ये चीज़ थी जो कि मेरे ख़्याल से अगर हम अपने इसको बेहतर बनाएं टीवी के प्रोग्रामिंग को और जर्नलिज्म को थोड़ा मज़ीद क्रेडिबिलिटी उसके अंदर लेके आएँ कि वहाँ पर जो एंकर है और ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट का इंतखाब जिनको हमने टीवी पे बिठाना है उसको बेहतर कर लें, तो वो जर्नलिस्ट के नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड होते हैं। जो भी वो ओपिनियन दे रहा है वो एक आज़ादाना ओपिनियन तस्वुर होगा। जब आप आकर यूट्यूब के ऊपर बैठते हैं तो आपकी डिपेंडेंस उन लोगों के ऊपर हो जाती है जिन्होंने कमेंट करना है और जिन्होंने उसके ऊपर उसको लाइक करना है। सो दैट आई थिंक इज़ स्लाइटली डिफरेंट, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है हमारे लिए डिजिटल का। लेकिन फिर अगेन मेरे ख्याल से डिजिटल की तरफ उन सहाफ़ियों को भी आना चाहिए जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, ताकि वो जो एक फिल कर सकें उस स्पेस को। एक होता है सिटीज़न जर्नलिज़म। कुछ अर्सा पहले हमारे एक सीनियर कॉलीग हैं और वो एक जगह बात एक गालिबन एक सेमिनार में वो ये बात कर रहे थे कि वो सिटीज़न जर्नलिज़म की इस्तिलाह से वो इत्तेफाक नहीं करते। क्योंकि उन्होंने ये मिसाल दी कि क्या आप डॉक्टर को कहेंगे सिटीज़न डॉक्टर तो एक्सपर्टीज़ होती हैं हर चीज़ के तो आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हैं जो जो जर्नलिस्ट हैं बाकायदा उनको डिजिटल स्पेसेस के ऊपर भी आना चाहिए, क्योंकि जो जिस आम तौर पे रुझान डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है उन लोगों को प्रोफेशनल लोगों से ख़बरें सुनने को मिलें। और एक और चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ असद, ये मेरे और आपके सामने मैंने मैंने ख़ास तौर पे जब से अपना प्रोफेशन का आगाज़ किया है, ख़बर देने से ज़्यादा तज्ज़िया देने को फोकस होता है हमारा। कई दफ़ा लोगों के पास बुनियादी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर 3-4 तरह के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर मौजूद होता है कि ये इन जर्नलिस्ट का एनालिसिस हमने सुना था। ख़बर उन्होंने कहाँ सुनी थी उसका कोई तसव्वुर अब रह नहीं गया है। सो आई थिंक प्रोफेशनल लोग जब आएँगे डिजिटल की तरफ तो लोगों को वो भी देखने को मज़ा आएगा एक्चुअली। डिजिटल के बड़े अच्छा हैं आपके देखने वाले, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत दिलचस्प है, उनकी कमेंट्री ख़ुद भी चल रही होती है। उनको हम मुखातिब करके बात कर रहे होते हैं। सो आई थिंक वो लोग ज़्यादा इन्जॉय करेंगे कि जब वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट भी बड़ी तादाद में आपको डिजिटल स्पेसेस में देखने को मिलेंगे और एक अच्छी सेटअप के साथ देखने को मिलेंगे, अनलाइक कि आपको हर रोज़ एक व्लॉग करना है और उसमें कुछ भी कह देना है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, मैं इसी पे अब ज़रा एक स्टेप आगे भी आता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो डिजिटल मीडिया का राइज़ है, हमें ये भी मानना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा किरदार पीटीआई का भी है, जिसने पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, वो उतनी हाइप पे लेकर गए कि लोगों को वहाँ पर आके अपनी प्रेजेंस से अपने आप को शो करना पड़ा। वहाँ पर जर्नलिस्ट ओपिनियन देते थे ट्वीट्स की सूरत में। एक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी जो मुझे लगता है कि सहाफ़ियों की ट्रांसफॉर्मेशन पीटीआई की वजह से भी हुई बिल्कुल। उसकी तरफ। और मैं लेकिन एक बात जो मुझे बहुत मुझे याद है, मैं एक आईबीए की एक ट्रेनिंग में मैं गया, तो वहाँ पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स के एक फॉर्मर एक आए हुए थे एडिटर ट्रेनर के तौर पे। तो उन्होंने कहा कि हम जर्नलिस्ट को इजाज़त नहीं देते थे कि वो ओपिनियन पीसेस लिखें, क्योंकि वो कहते थे कि उनकी ओपिनियन पीसेस की वजह से फिर जो उनकी खबर होती थी, लोग फिर उसको भी उस ओपिनियन
पीस की बुनियाद पर एक बायस्ड खबर समझते थे, बिल्कुल, क्योंकि एब्सोल्युटली। वो ओपिनियन पीस उस जर्नलिस्ट की बायस हुँ, दिखा देता था कि इसकी बायस क्या है। हुँ, तो वो कहते थे फिर वो जर्नलिस्ट की बतौर जर्नलिस्ट जो क्रेडिबिलिटी है वो ज़रा मशकूक हो जाती थी हुँ। उधर से। तो एनीवे अब मैं ज़रा आ जाऊँ पीटीआई के ऊपर स्पेसिफिकली। क्या आपको लगता है पीटीआई ने कितना सीखा या कितना मज़ीद खोया पिछले 5 से 7 साल में अपने हुकूमत में आने से लेकर आज तक, आज जहाँ पर वो खड़े हुए हैं? असद पीटीआई एक बड़ी इमरान खान बिलखसूस एक बड़े लकी और बड़े खुशकिस्मत भी रहे बहुत हवालों से, और कुछ जो है वो उनकी बदकिस्मती भी रही है। पहले आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, और पीटीआई ने मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक बेहतरीन इस्तेमाल किया सोशल मीडिया की थ्रू कम्युनिकेट करने का। और मेरे ख़्याल से जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसको इस्तेमाल करना ही दुरुस्त बात होती है और आपकी कामयाबी होती है। तो पीटीआई ने उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। इमरान खान ने एक ऐसी फ़ॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर बनाई जो एक इंतहाई डाइवर्स फ़ॉलोइंग है। हमें पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर नज़र नहीं आता जिसकी आपके मुल्क के कोने-कोने के अंदर फ़ॉलोअर मौजूद हो। बलूचिस्तान से लेकर बहुत बड़ी तादाद नहीं होगी, लेकिन आपको ज़रूर कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा वहाँ पर जो आपको खुलकर बताए कि वो सपोर्ट करते हैं खान साहब को। वहाँ से लेकर गिलगित तक, पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ से हमें पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट सुनने को नहीं मिलता था, वहाँ से भी आपको लोग पीटीआई के सपोर्टर्स मिलते हैं। एक आम आदमी के साथ उन्होंने कनेक्ट किया, और ये उनकी खसूसियत थी, और ये उनका कम्युनिकेट करने का अंदाज़ है। उनकी दौरे हुकूमत में कोई ऐसी पॉलिसीज़ उन्होंने नहीं बनाई, किसी खाम ख्याली में हमें भी नहीं रहना चाहिए और पीटीआई को भी नहीं रहना चाहिए। ऐसी कोई अवाम दोस्त पॉलिसीज़ उनकी नहीं थी कि जिसकी बेसिस पे लोग उनकी तरफ शिफ्ट हुए। कम्युनिकेट करना, आम बंदे की ज़ुबान में बात करना, असद अब ये हर चीज़ पे हावी हो चुका है। पूरी दुनिया में पॉपुलिज्म इसी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस ज़ुबान में बात करते हैं, कि आपने कभी किसी अमरीकी सदर को वो अल्फाज बोलते हुए सुना? सो पाकिस्तान में भी इस चीज़ का बेहतरीन इस्तेमाल खान साहब ने ऐसे किया कि उन्होंने एक आम बंदे की ज़ुबान में बात की, और इसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ। लोग उनके साथ कनेक्ट करते हैं। उन्होंने जो भी नारा लगाया, लोगों ने उसका मतलब भी नहीं समझा। उनकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ वो चीज़ मैच करती है या नहीं करती, उसको भी क्वेश्चन नहीं किया, बस उस पे यकीन कर लिया। ये उनकी खुशकिस्मती थी, क्योंकि उन्होंने इस को बहुत दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपने स्टारडम को, और ये इट वर्कड आउट फॉर हिम। कहाँ पर उनके लिए मामलात ख़राब हुए, ये अब मेरा ज़ाती ओपिनियन है, वो ये है कि वो एक अच्छी टीम नहीं बना सके अपनी। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपना पूरा इंतज़ाम करते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर पॉलिटिशियंस के पास हर तरह के लोग होते हैं। आपने किसी आईनी कानूनी मुश्किलात में पड़ जाना है, तो फिर कौन लोग होंगे जो आपके मामलात को देख कर आगे चलेंगे? आपकी कौन सी ऐसी कोर टीम होगी जिसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके? पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ मुआशी सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पर तो आपका जो स्टार प्लेयर होता है आपकी टीम का, वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर का उम्मीदवार होता है। तो खान साहब एक ऐसी टीम बिल्ड नहीं कर सके जो उनको उनके जो भी उनकी सोच थी, या फिर उनकी अगर पॉलिटिकल सोच नहीं थी, या वो सिर्फ अगर बातें, नारे लगाना, क्राउड पुलर, बहुत बड़ा जलसा कर लेना, हज़ारों लाखों लोगों को अपने सामने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार है खान साहब की, ये करने की वो सलाहियत रखते हैं, क्योंकि उनके एक बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स का। तो उनके साथ वो लोग होना चाहिए थे जो उनको हर कानूनी आईनी कवर एज अ सियासतदान, अगर आज उनके मामलात ख़राब हो गए हैं तो उसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए एक वे मुकम्मल आउट वाले लोग नहीं हैं उनके पास। वे आउट वाले भी नहीं है। और जब वो हुकूमत में थे तब भी असद, देखिए ओहदों के लिए तो बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल होते हैं और यस सर करते हैं आपको, लेकिन पता ये चलता है कि आपको अच्छा मशवरा कौन दे रहा है। ये जो बड़े बड़े दीगर सियासतदान हैं पाकिस्तान के, हम सुनते हैं कि उनकी पार्टी की सीनियर ऐसी लीडरशिप थी जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि चेयरमैन साहब या पार्टी के सरबराह को कि आप ये काम ना करें, इसके लिए कल हम इसको रिवर्स बैक नहीं कर पाएंगे, या ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगी। एक दौर था, अब तो गालिबन वो भी नहीं होता होगा। सो खान साहब की जो आसपास उनकी कोर टीम है, उसके अंदर इस किस्म के लोग होते कि अगर कल को किसी और को पार्टी के लीडर के बिहाफ पे कम्युनिकेट करना पड़े तो लोग उसकी बात के ऊपर यकीन करें। सेकेंडली, उनके साथ एक बदकिस्मती ये हो गई कि उन्होंने थ्रू आउट हिज पॉलिटिक्स उन्होंने अपने सपोर्टर्स को ये बताया कि ये सारे चोर हैं
और सब के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की। तो एक माइंडसेट उनके फॉलोअर्स के अंदर ये बन चुका है, उनके सपोर्टर्स के अंदर, कि वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, इमरान खान के अलावा उनकी अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी नहीं ट्रस्ट करते हैं। सो मुझे ये लगता है कि आप बहुत कामयाब हो सकते हैं, आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको सस्टेन आप नहीं कर सकते तो फिर आपकी लीडरशिप के ऊपर और आपकी माइंडसेट और आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल उठ जाता है। एक थोड़ी-सी और भी मेरी उनके साथ, क्योंकि चलें आप सवाल नहीं, कर लें नहीं, अगर आप मैं सिर्फ आपकी बात हाँ। में ऐड ही करने लगा था हुँ। कि मैं आपसे इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो सेल किया कि अगर टॉप पे बंदा ठीक हो तो सब ठीक होता है। एग्ज़ैक्टली तो वो हाँ। टॉप पे ही लोग देखते रहे, बाकी पार्टी को लोगों ने नहीं उस तरह से ऑन किया, और फिर ये है कि वो ऐसी उन्होंने टीम चुनी जब उनके बगैर ना लड़ पा रही है, ना पार्टी चला पा रही है, ना सियासत कर पा रही है। उनको इख्तियार भी नहीं दिया। जी। जब एक शख्सियत के अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करती हैं, और हमारी सारी पार्टीज़ के अंदर ये नेपोटिज़्म है, पार्टी की लीडरशिप और उनकी अपनी फैमिलीज़ ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और पीटीआई वो वाहिद पार्टी है जिसके अंदर ख़ानदान में नहीं ओहदे बँट रहे। बट फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा असद वो आर्ग्यूमेंट्स भी पिछले कुछ अरसे के अंदर आना शुरू हुए जब अलीमा खान एक्टिव हुई, और कि आपकी फैमिली को आपके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, तभी शायद गालिबन एक्सीडेंटली माजी में कुछ पॉलिटिशियंस की फैमिलीज़ को सियासत में आना पड़ा था, जिसमें मरीम नवाज़ को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि उनके वालिद के मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर आकर अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाई थी। बेनज़ीर भुट्टो भी अपने वालिद के मुश्किल वक्त में बिल्कुल, सियासत में उतरी। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक कुछ थोड़ा सा चीज़ों को अगर आप बैलेंस के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी, लोगों के बहुत सारी ट्रस्ट, उनके बहुत बड़ी तादाद में सपोर्टर्स का उनके ऊपर बेतहाशा ट्रस्ट है। वो तकाज़ा करता था कि वो बहुत ज़िम्मेदाराना फ़ैसले भी करते। अब तो वो जेल में है काफ़ी अरसे से, लेकिन जो उनकी बाहर लीडरशिप है उसको और भी कुछ चीज़ों की इंस्ट्रक्शंस आती हैं। आई थिंक उनको अपने कारकुन को मुखातिब करके ये कहना चाहिए था कि कोई 2-4 लोग हैं जिनको वो अथॉरिटी देते हैं कि वो उनके बिहाफ़ के ऊपर फ़ैसला साज़ी कर लें पार्टी के अंदर। तो आज आई थिंक थोड़ी बेहतर पोज़ीशन में पीटीआई होती। कुछ ऐसे फ़ैसले होते जो इमरान खान साहब से बातचीत किए बगैर अब नहीं हो पाते, और वो जो बाहर हैं वो जुर्रत भी नहीं कर सकते उनकी मर्ज़ी के बगैर एक जुमला कहने की भी। सो मुझे ये आई थिंक मुझे लगता है पीटीआई ने बड़ा सफ़र किया है अपने इस वजह से, बेसिकली अपनी इस कमज़ोरी की वजह इस से कमज़ोरी जो की वो वजह नहीं से। कर सके। अच्छा, अब मुझे अब अगर आप बताएँ, नून लीग की अगर हम सियासत की हुँ। बात करें, तो आपको लगता है कि ये अब वही पार्टी है जो हम देखते थे, जो मियाँ नवाज साहब कहते थे कि रियासत के ऊपर रियासत कायम हो गई है और वोट को इज़्ज़त दो। तो लाइक आपको लगता है ये पार्टी आज वहीं पर खड़ी है, या बिल्कुल एक फ्लिप साइड है पार्टी की, अब कुछ और ही है? नहीं, कुछ और ही है। असद जो बात वो पहले करते थे उस वक़्त उनके मफ़ाद में थी वो बात, और काफ़ी कन्विंसिंग भी लगती थी वैसे उनकी उनकी बातें उस वक़्त जब उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, और वो एक अच्छा नारा था। पाकिस्तान में वोट को इज़्ज़त दी जानी चाहिए। लेकिन फिर जिस किस्म के इलेक्शन के ऊपर रिगिंग के इल्ज़ामात लगे हैं, इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। सो सियासतदान, ख़ासकर इन पार्टियों से मुंसलिक जो सियासतदान हैं असद, वो बदलते हुए पाकिस्तान के जो तकाज़े हैं, लोगों की माइंडसेट है, एक पॉपुलिज़्म का भी अब एक फैक्टर है। बहुत सारे लोग इन पुराने रवायती सियासतदानों को पसंद नहीं करते। ये कितनी भी अच्छी पॉलिसी लेकर आ जाएँ, ये जो मर्ज़ी इक़दामात कर लें, लोग उनको ज़ाती तौर पे पसंद नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक दौर ही इस किस्म का आ गया है। और ये क्राइसिस है राइट और लेफ़्ट का, पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। सो मेरे ख़्याल से इन सियासी जमातों ने अपने आप को नंबर 1 तो इवॉल्व ही नहीं किया। अगर किया होता और अपनी पार्टी के अंदर जमहूरियत रखी होती और अच्छे लोगों को आगे लेकर आए होते, तो मेरे ख़्याल से एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखते। इमरान खान के मुकाबले 2-3 और जायंट्स खड़े हुए होते, और आज बिल्कुल एक करोड़ों आबादी का मुल्क है ये, और दीज़ पीपल डिज़र्व, पाकिस्तानी लोग डिज़र्व करते हैं कि हमें कुछ ऑप्शंस तो मिलें। ये तो ना हो कि एक लीडर है, चलो ये उनसे तो बेहतर है। पीटीआई के लोगों से अगर आप बात करें, मुझे सबसे ज़्यादा ये आर्गुमेंट सुनने को मिला है, लेकिन वो दूसरे तो चोर डाकू हैं, उनसे तो बेहतर ही हैं हम। तो अब आई थिंक इन सियासी जमातों ने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। इन्होंने कोशिश भी नहीं की कि हम जो पीटीआई की सपोर्ट है उसको मुखातिब करने की कोशिश करते हैं और उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नए लोगों को आगे लेकर आते हैं, खुद हम पीछे रहकर पार्टी को चला लेंगे। पार्टी की आला क़यादत अपने पास ज़रूर रख लें, लेकिन आप अपने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को किसी और ब्राइट इंसान पार्टी के बंदे को लेकर आएँ। कोई मिनिस्टर्स के ऊपर आप उन आज़ाद नौजवानों को लेकर आएँ, जिस तरह इमरान खान ने सीएम खैबर पख्तूनख्वा में, अब उसकी एक अलग बैकग्राउंड है, उन्होंने तो स्टेट को आंखें दिखाने के लिए
सीएम साहब को रखा है जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, लेकिन वो ग्रास रूट से आया वो पॉलिटिशियन है। जस्ट आई एम गिविंग एज एन एग्जाम्पल। तो इस तरह के लीडर्स होने चाहिए थे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। लेकिन अब असद, जब आप ये जिस दौर में वक्त में बैठ के मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मुझे ये महसूस होता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा लगता है कि बस ये अब जो सेटअप चल रहा है, जब तक इसको आप तवील कर सकते हैं आप कर लें, क्योंकि इसके बाद इनको ये नहीं आ पाएंगे हुकूमत में। आपको लगता है कि अब इन पार्टीज को यकीन हो गया है कि अब ये हमारी लास्ट इनिंग्स है, मुझे तो बिल्कुल इसको ऐसा ही जितनी जितनी तवालत दे सकते हैं दे लें, जितना इस इक़्तिदार को दवाम दे सकते हैं दे लें, कम बैक नहीं है अब। उसमें कोई असूल भी नहीं है। अब अगर आप जाके ये पॉडकास्ट में इधर किसी मिनिस्टर साहब को बिठाएं और उनको ग्रिल करने की कोशिश करें कि आप पहले तो ये कहते थे और अब आप ये कहते हैं, तो वो आपको कोई वो एफर्ट ही नहीं पुट करेंगे असद। वो कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो आपको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें कि भाई नहीं, आप गलत फहमी का शिकार हैं, हम अभी भी उतने ही असूली हैं। दे डोंट इवन ट्राई एनी मोर। और इससे ज़ाहिर होता है कि आप जब एक मिसाल देती हूँ कि जब इंसान फैसला कर लेता है कि इस जॉब से हमने रिज़ाइन करना है, तो नोटिस पीरियड के टाइम आपका काम करने का इतना दिल नहीं चाहता। तो हाँ, एक फोकस नज़र आता है इकॉनमी और डेवलपमेंट के हवाले से। पीएमएलएन ये कहती है कि हम इसके ऊपर फोकस करना चाहते हैं ताकि लोग हमें इसकी हवाले से याद रखें। सो अब ये हमें देखना होगा कि इफ़ इट वर्क्स आउट फॉर देम इन द फ्यूचर, अगर वाकई कोई पाकिस्तान के अंदर मईशत को वो बेहतर कर सकें, क्योंकि आज तो पाकिस्तान में ख़त गुरबत से नीचे जो लोग हैं उनकी तादाद में रिकॉर्ड इजाफा है। पाकिस्तान में कोई ख़ास फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकी है, हालांकि हमने इस हवाले से बड़े इंतज़ामात किए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो जो हमारा परसेप्शन है, जिसमें सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात हैं उसकी वजह से भी की एक बहुत बड़ी वजह है। सो आई थिंक अगर वो डेवलपमेंट के एतबार से कुछ हासिल कर भी लेते हैं, तो फिर भी उनकी अगर पॉपुलैरिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, मुझे ये तफरीक लोग करते हुए नज़र नहीं आते आम आवाम जो है पाकिस्तान के इस वक्त। आखिरी सवाल अब साहब, हम्म। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, इसको जिस अंदाज में रिजल्ट्स आ रहे थे, जो कुछ हो रहा था, आप 2018 का भी इलेक्शन आपने देखा, आप मीडिया का हिस्सा थी, 8 फरवरी का भी आपने देखा, आप मीडिया का हिस्सा थी। कौन सा इलेक्शन रिपोर्ट करना ज़्यादा मुश्किल था? क्योंकि मेरी नज़र में तो दोनों इलेक्शंस में रिगिंग हुई, लेकिन किस में ज़्यादा मुश्किल हुई? अब देखिए, हर बार जो चीज़ें होती हैं वो अपनी इंटेंसिटी उनकी बढ़ जाती है, और इलेक्शन रिगिंग भी एक ऐसी ही चीज़ है। पहले वो आरटीएस बिठा दिया गया, 2018 के इलेक्शन में ये इल्ज़ाम था। इस बार जो है वो ऑपोजिट, देखें सिस्टमेटिकली चीज़ें तब्दील होती हैं। जो हरबे पहले आजमाए जा चुके होते हैं वो हमारे यहाँ अब हमें नज़र आता है कि जो फ़ैसला साज हैं वो भी सीख जाते हैं उससे कि ये चीज़ दोबारा नहीं करनी है हमने। सो इस बार ये था कि जो बेसिकली ये जो बैट के निशान वाला मामला था पीटीआई का, ये मैं समझती हूँ कि हमारी तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद किस्म की सिचुएशन थी। इसके बावजूद पाकिस्तान के लोग जो हैं वो निकले, जो ख़ासकर जो पीटीआई के सब वोटर्स थे, उन्होंने अपने रैंडम जो इंतखाबी निशान है उनको ढूंढ ढूंढ के उनको याद रखना और उनको मोहर लगाना, इसने एक उम्मीद तो हमारे अंदर पैदा की कि पाकिस्तान के अंदर लोग वोट देने में इतनी दिलचस्पी भी रखते हैं अगर उनकी पसंद की पार्टी और लीडर हो। और ये जाहिर करता है कि कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग और हमारी आइडियल डेमोक्रेसी होने का, कि अगर आप उनको 3-4 अच्छे ऑप्शंस दे दें, ग्रास रूट से आए हुए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हुए, मंशूर की बेसिस पे। आज ज़ोहरान ममदानी को हम न्यूयॉर्क के अंदर जो है बड़ा उनको उसको सेलिब्रेट करते हैं। 2018 में अमरीकी नेशनल हुआ और आज वो दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शहर, अमेरिका के बिलखुसूस सबसे इंपॉर्टेंट शहर का मेयर बन गया। किस बेसिस पे? अपने मंशूर की बेसिस पे। मैं तो ये महसूस करती हूँ, लोग तो ये बात करते हैं कि उसने साउथ एशियन कम्युनिटी को अपनी कैंपेन के अंदर मुखातिब किया, या मुसलमान होना या प्रो पैलेस्टाइन होने ने भी उनको फ़ायदा दिया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनका मंशूर जो न्यूयॉर्क के शहरियों के लिए एक अच्छे मेयर साबित होने के लिए उन्होंने जो मंशूर पेश किया, वो जो है उनकी कामयाबी की वजह बना। सो पाकिस्तान के अंदर आप इस इलेक्शन से हमें ज़ाहिर होता है कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका कॉमन सिंबल ले लिया जाए और लोग क्योंकि उस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, तो हर हलके के अंदर लोगों ने उनका रैंडम सिंबल जो था, किसी का चैनक है, किसी का कोई और रैंडम सिंबल है, किसी का कद्दू है, किसी का कद्दू का गिलास निशान है, है किसी का कुछ है, किसी का फ्रिज है। कि हाँ, सो उनको उन्होंने याद रखा अपने, और जाकर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। सो
ये हमारे यहाँ लोगों का एक दिलचस्पी थी। मुझे बहुत दुख होगा कि अगर अगले इलेक्शन के अंदर लोग डिस्करेज हो जाते हैं पिछले इलेक्शन की वजह से और वोट डालने के लिए नहीं निकलते हैं। लेकिन ये यकीनन इस जो इलेक्शन है इसको प्रोब होना चाहिए। इसके अंदर जो बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं, अगर इसके ऊपर अगर आगे मामलात आगे बढ़ते तो इस गवर्नमेंट का मुश्किल रहता पावर में रहना। बहुत शुक्रिया आपसा। आपसा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की जो मेरे लिए एक नया एंगल है और आपके लिए भी होना चाहिए कि इस दफ़ा जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने निकल के वोट किया अपनी पसंद की जमात को, जो कि बावजूद इसके कि उसके पास उसका सिंबल नहीं था, इलेक्शन सिंबल। तो ये ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए कितनी पोटेंशियल है। जो लोग कहते हैं ना आजकल के, नहीं नहीं डेमोक्रेसी फेल होगी, पाकिस्तान में नहीं चली, ये मॉडल नहीं चल सका, जमहूरियत पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया। नहीं, अगर एतमाद ख़त्म होता तो लोग 8 फरवरी को निकल के वोट ना करते। पोटेंशियल है, लोग जमहूरियत चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारी वोट से हुकूमतें आएँ और वो हमारी विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदा हुकूमतें हों। लेकिन वो अलग बात है कि इनको आने नहीं दिया जाता, चलने नहीं दिया जाता। तो यही असल आज के जो मेरी नज़र में एक क्रक्स था इस गुफ्तगू का। हम आपको मज़ीद भी ऐसे दिलचस्प मेहमानों से मिलवाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।